ये मेरा एक प्रयास उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक भी अगर अच्छे से तैयारी नहीं की है तो वो किस तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन को सॉल्व करने में हेल्प ले सकते हैं उसके लिए। एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली होगी और वो उसे फाइनल टचेस दे रहे होंगे, मतलब रिवीजन कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। पहला टॉपिक मैं ले रही वो है वृद्धि और विकास, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ना देखो चीजें बहुत सारी होती है, लेकिन आपको दिमाग में क्या रखना है, लास्ट मोमेंट पे आपको कुछ कुछ बातें नोट करनी है ना। तो देखो सबसे पहले जो वृद्धि है जिसे हम ग्रोथ कहते हैं वो आपका डिनोट करती है शारीरिक पक्ष को, यानी जब हमारी फिजिकल ग्रोथ हो रही होती है ना, हमारा वजन बढ़ रहा है, हमारी हाइट बढ़ रही है, तो जो फिजिकल एस्पेक्ट में आपकी बढ़त दिखाई दे रही है उसी को आप वृद्धि कहते हैं। जबकि अगर हम विकास यानी कि इंग्लिश में जिसे हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट, ठीक है, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, बहुत सारे पक्ष, पूरा व्यक्तित्व में जितने भी पक्ष आपके हो सकते हैं ना, जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं वो सब जो है विकास में शामिल है। वृद्धि आपकी मैच्योरिटी तक रुक जाती है, ठीक है, एक बार हाइट आपकी बढ़ी और फिर एक एडोलेसेंट एज के बाद वो रुक जाएगी, ठीक है, लेकिन विकास जो है किसी ना किसी पक्ष में चलता रहता है, इसलिए डेवलपमेंट जो है लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है। अच्छा, वृद्धि और विकास दोनों ही क्या है आपकी, अनुवांशिकता और पर्यावरण के परस्पर अंतःक्रिया, यानी इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, इससे अफेक्ट होती है, ठीक है। तो अधिकतर आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो ये पूछे जाते हैं, आपका कोई वृद्धि या विकास से जुड़ा हुआ कोई पक्ष दे देंगे और आपसे कहेंगे कि इस पर किसका प्रभाव पड़ेगा, हेरिडिटी का, अनुवांशिकता का, एनवायरमेंट, परिवेश का, इनमें से किसी का भी नहीं, या फिर दोनों के परस्पर अंतःक्रिया का। तो हमेशा आंसर आपका अच्छा यही रहता है, परस्पर अंतःक्रिया का। वैसे आपकी जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी आपकी वृद्धि को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। विकास में हेरिडिटी और आपका एनवायरनमेंट दोनों ही रोल प्ले करते हैं, हालांकि एनवायरनमेंट यहाँ भी रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट आंसर हमेशा ये रहता है। फिर शिक्षक के लिए भाई इसे जानना क्यों ज़रूरी है, इसमें स्टेजेस भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि वो सब फिर आपको अगेन टेक्निकल चीज़ें याद करनी पड़ेगी जो लास्ट मोमेंट के लिए आपके लिए उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो शिक्षक के लिए इन सभी स्टेजेस को या ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझना क्यों ज़रूरी है, सही स्तर पर सही विकास के लिए। भाई कौन सी एज ग्रुप के बच्चों को क्या पढ़ाना है, उनका किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, वो किससे पता चलेगा, जब हमें वृद्धि और विकास कैसे होता है बच्चों में उसका हमें ज्ञान होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं की समझ एक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि इससे शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप कक्षा शिक्षण करने में सहायता मिलेगी, शिक्षक को बच्चों को समझने में सहायता मिलेगी। ए और बी दोनों केवल ए, तो ऑब्वियसली बच्चों को भी समझना है और बच्चों में जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसको भी समझना है। भाई हेरिडिटी और एनवायरनमेंट सबका अलग होगा तो ऑब्वियसली हमें सब में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे हम आपका अधिगम, लर्निंग, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। लर्निंग को देखो, अधिगम यानी सीखना, हिंदी में इसका सरल वर्ड जो है वो है सीखना। अधिगम का मतलब सीखना होता है। सीखना किससे आपका डिनोट होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्यवहार में परिवर्तन। अच्छा, सीखना आप क्या क्या सीखते हो, भाई नॉलेज, ज्ञान अर्जित करते हो आप, ठीक है, स्किल सीखते हो, ठीक है, क्या सीखते हो आप, एटीट्यूड्स, आपका एक दृष्टिकोण बनता है, बिलीफ, आपके विश्वास इससे बनते हैं, ये सारी चीजें लर्निंग से आती हैं, ठीक है। तो लर्निंग जो है क्या होगा, लर्निंग ऑफ नॉलेज, अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, अटेनमेंट ऑफ स्किल, अटेनमेंट ऑफ एटीट्यूड, चेंज इन बिहेवियर। सबसे बढ़िया आपका आंसर होता है चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग हो गई है कैसे समझोगे, अगर एक बच्चा पहले कोई काम नहीं कर पा रहा था, आपने उसको सिखाया और वो काम करने लग गया, उसके व्यवहार में क्या आया, परिवर्तन, इसी से तो आपका दिखेगा कि लर्निंग हुई है। तो अधिगम किससे दिखता है, व्यवहार में परिवर्तन से। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए आपको ये पता होनी चाहिए। तो जल्दी से देख लेते हैं, लर्निंग क्या है, चेंज इन बिहेवियर, रिलेटिवली एंड्यूरिंग और परमानेंट, यानी कि ऐसा नहीं है कि लर्निंग आज आपने सीखा कल भूल जाओगे, ठीक है, इतनी आपकी शॉर्ट टर्म भी नहीं होती और इतनी लॉन्ग टर्म भी नहीं होती कि हमेशा जीवन पर्यंत याद रहेगी। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो बचपन में, कुछ समय आपने छोड़ दी तो भाई हो सकता है आपकी प्रैक्टिस छूट गई है, लेकिन थोड़ा अगर फिर से आपके सामने साइकिल आया, थोड़ा प्रैक्टिस करो तो फिर चलाने लग जाओगे। तो ना बहुत ज़्यादा टेम्परेरी, ना बहुत ज़्यादा परमानेंट। फिर कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, सीखते तो रहोगे, किसी ना किसी पक्ष में आप सीखते ही रहोगे। यूनिवर्सल है,
हर जीव, हर तरह की स्पीशी जो है अर्थ के ऊपर, सबके अंदर सीखने की कैपेबिलिटी दी है भगवान ने। पर्पजिव और गोल डायरेक्टेड होता है। कभी भी जब सीखोगे तो किसी ना किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही कोई ना कोई काम करोगे, कोई ना कोई चीज़ सीखोगे, ठीक है। और प्रोडक्ट है एक्टिविटी और एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट ने आपके सामने कोई परिस्थिति रखी, आपने उसके ऊपर एक्शन दिया, उसी से आपकी लर्निंग होगी। और ये एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफर हो सकती है। आपने एक सिचुएशन में कुछ सीखा, एक परिस्थिति में सीखा है, उससे आप दूसरी परिस्थिति में भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बेसिस पे ये 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर एंड जीरो ट्रांसफर। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, अगर ए सिचुएशन में सीखी हुई चीज़ आपको बी में हेल्प कर रही है तो वो हो गया पॉजिटिव ट्रांसफर। साइकिल चलानी आती है तो स्कूटी आसानी से चलाना सीख लोगे। नेगेटिव क्या होता है, नकारात्मक, ए सिचुएशन में सीखी हुई चीज़ अगर आपको बी सिचुएशन में हेल्प नहीं कर रही है, बाधा क्रिएट कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, नकारात्मक। स्कूटी चलानी आती थी, गाड़ी चलाना सीख रहे हो, क्या कर रहे हो, वहाँ पर एक्सीलेटर ढूंढ रहे हो, हाथों में कंट्रोल्स ढूंढ रहे हो, जबकि वहाँ पर क्या है, पैरों से वहाँ पर आपका एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक को ऑपरेट करना है, स्टीयरिंग पकड़ना है, गियर डालना है, तो वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पर डिफिकल्ट है। और जीरो मतलब अगर 2 सिचुएशंस में कोई भी यहाँ पर चीज़ें मिल नहीं रही हैं तो ये जीरो ट्रांसफर, ठीक है। एक का प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ेगा दूसरे के ऊपर। एक और चीज़ देख लेंगे, जब हम स्किल की बात करते हैं तो 2 तरह के स्किल होते हैं आपके, ग्रॉस, ठीक है, एंड फाइन स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। तो यहाँ पर ग्रॉस और फाइन का मतलब क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं आपके जहाँ आपकी बड़ी बड़ी मसल्स यूज हो रही है, दौड़ना, भागना, बड़ी बड़ी मसल्स यूज हो रही है, स्विमिंग करना। और फाइन मोटर स्किल्स होते हैं जिसमें बारीक छोटी छोटी मसल्स यूज हो रही है, लिखना, ठीक है, पेंट करना, ड्राइंग करना, सुई में धागा डालना, ये सारी क्या चीज़ें हैं, फाइन मोटर स्किल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, फटाफट चलेंगे, टॉपिक पे ज़्यादा नहीं रखेंगे। क्वेश्चन देख लो, सीखने का सबसे समुचित तात्पर्य है, क्वेश्चन आया हुआ है, ये सब डीएलएड के क्वेश्चन है, ठीक है। ज्ञान देना, व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्तिगत रूप से माहौल में ढलना, हुनर की प्राप्ति, तो सही आंसर क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट पे चलेंगे, लॉज ऑफ लर्निंग पता होने चाहिए। तत्परता का नियम, आप बच्चे को तब तक कुछ नहीं सिखा सकते जब तक बच्चा सीखने के लिए खुद से तैयार नहीं है। इसीलिए हमें बच्चे को पहले तैयार करना होता है। तैयार करने के लिए आप बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी जगाओगे या इंटरेस्ट जगाओगे, ठीक है। दूसरा, अभ्यास का नियम, अगर बच्चे की आपको लर्निंग करवानी है तो आपको उसे प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। अगेन इसके 2 पार्ट्स हैं, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज, उपयोग तथा अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम क्या कहता है, अगर कोई काम आप चाहते हो कि बच्चा सीखे तो आप उसे बार बार उसकी प्रैक्टिस कराओ, यूज, ठीक है, बार बार उसे प्रैक्टिस कराओ। और अगर आप चाहते हो कोई आदत, कोई गलत आदत है, बच्चा उसे छोड़ दे, तो जब भी वो ये काम कर रहा है उसको कहीं ना कहीं उसकी आदत छुड़वाने की कोशिश करो। जब वो बच्चा वो थोड़े दिनों बाद वो उसकी प्रैक्टिस छोड़ देगा तो ऑब्वियसली वो उस काम को भूल जाएगा। इसके अलावा तीसरा है आपका प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। बच्चे ने कोई काम किया, उसका जो प्रभाव आया, जो रिजल्ट आया, जो इफेक्ट आया, वो उसे मोटिवेट करता है आगे सीखने के लिए। अगर परिणाम अच्छा है तो बच्चा आगे भी उस काम को दोहराएगा, अगर परिणाम अच्छा नहीं है तो बच्चा उस काम को नहीं दोहराएगा। डोमेन्स क्या होते हैं लर्निंग के, अधिगम के पक्ष 3 होते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक पक्ष, जहाँ पर बच्चा अपने थिंकिंग स्किल्स का यूज़ कर रहा है, ज्ञान जो हाँ भी यूज़ हो रहा है, मतलब बच्चे को अपना दिमाग यूज़ करना पड़ रहा है, सोचना, प्रॉब्लम सॉल्व करना या फिर बच्चे को याद करना, ये सारी चीज़ें संज्ञानात्मक पक्ष में आएंगी। अफेक्टिव डोमेन में भावात्मक पक्ष, जहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, भावात्मक पक्ष में आपके इमोशंस वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। और साइकोमोटर डोमेन में आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आता है, जहाँ बच्चा करके चीज़ों को सीख रहा है। टीचिंग में भी हम इन्हीं 3 पक्षों में बात करते हैं, ठीक है। फिर देखिए मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा क्या है, किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, नियमित बनाए रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। आप कोई काम कब करोगे, जब आपको उसकी नीड होगी, ठीक है। आप वो काम करना चाहते हो तो आप मोटिवेट हुए, आपने उस काम को स्टार्ट किया, आप उसे करते रहे, जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करोगे तब तक आप उस काम को करोगे। ये मोटिवेशन है। मोटिवेशन के कैरेक्टर्स क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, गोल डायरेक्टेड होता है, कोई ना कोई लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए। एनर्जी चेंजेस आते हैं इस प्रोसेस में। भाई पहले आप ऐसे ही बैठे हुए थे, आपके सामने कोई गोल दिखाया गया, आप उसके लिए काम करने लग गए, तो आपके अंदर ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा ना कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, कुछ ना कुछ कार्य करना है। जब आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो आपको क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हैं। और मोटिवेटेड बिहेवियर हमेशा लगातार होता रहेगा जब तक वो मोटिवेशन है आपके अंदर, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका, देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक स्व अभिप्रेरित बच्चे के लक्षण हैं। स्व अभिप्रेरित, ठीक है। अभी बात करते हैं स्व अभिप्रेरित का मतलब क्या होता है। वो हर कार्य को करने में उत्साहित है,
कार्य करते समय उच्च श्रेणी की ऊर्जा प्रदर्शित करता है, डांट के भय से कार्य करता है। तो देखो, अगर बच्चा अंदर से अभिप्रेरित है किसी कार्य को करने के लिए तो ऑब्वियसली वो उस कार्य को करने में उत्साहित होगा और कार्य करते समय उच्च श्रेणी का ऊर्जा प्रदर्शित करेगा। जैसा मैंने कहा ना, एनर्जी चेंजेस है, तो 1 और 2 है, तो ऑप्शन कौन सा है? यहाँ बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रेरणा के प्रकार। यहीं से आपको स्व अभिप्रेरित का मतलब समझ में आ जाएगा। भाई प्रेरणा दो प्रकार की होती है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। प्रेरणा या अभिप्रेरणा एक ही बात है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा जो है आपकी, इसको हम प्राकृतिक यानी नेचुरल, सकारात्मक यानी पॉजिटिव अभिप्रेरणा भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो सेंटर होता है, ये कहाँ से उत्पन्न हो रही है? अंदर से, इंसान के अंदर से। अगर कोई काम करने में मुझको खुद से संतुष्टि हो रही है तो वो क्या है? वो आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, सकारात्मक या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा है। ठीक है, अगर मैं क्लास में फर्स्ट आना चाहती हूँ, उसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मुझे खुद से इच्छा है ना, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। बाह्य अभिप्रेरणा क्या है? बाहर से अगर आपको कोई रिवॉर्ड दे रहा है उसके लिए आप काम कर रहे हो। ठीक है, पेरेंट्स ने कहा अगर तुम क्लास में फर्स्ट आओगे तो हम तुम्हें साइकिल दिलाएंगे, उस साइकिल को पाने के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हो तो वो बाह्य अभिप्रेरणा हुई। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, बाहर से आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। नकारात्मक यानी नेगेटिव। ठीक है, अच्छी कौन सी होगी? ऑब्वियसली आपकी कौन सी होगी? आंतरिक अभिप्रेरणा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट को खुद से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अच्छा, अभिप्रेरणा का एक चक्र होता है, तो उसको आप ध्यान में रखो। अभिप्रेरणा का चक्र है, सबसे पहले क्या अराइज होती है? नीड। पहले आपके अंदर एक आवश्यकता, एक कमी किसी चीज की जागृत होगी, उसके बाद उससे उत्पन्न होगा आपके अंदर एक ड्राइव, एक चालक। ठीक है, एक चालक उत्पन्न होगा जो आपको काम करने के लिए कहेगा उसकी तरफ। जब आप उसकी तरफ काम करोगे तो बीच में आपको मिलेंगे इंसेंटिव। ठीक है, आपको प्रोत्साहन मिलेंगे और धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, यानी आपका गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है? अभिप्रेरणा का चक्र है। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक हम पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नीड्स के बारे में आपको जानना जरूरी है कि नीड्स क्या होती है। नीड्स आपकी दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी नीड्स और सेकेंडरी नीड्स। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए हम इसको देख रहे हैं। प्राथमिक आवश्यकताएं कौन सी आवश्यकताएं? ये जैविक आवश्यकताएं, बायोलॉजिकल आपकी नीड्स हैं, इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। जैसे भोजन, जल, आश्रय। ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान, इसके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ये प्राथमिक आवश्यकताएं। फिर होती है गौण आवश्यकताएं। ये हमें नीड फील तो हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। ठीक है, हमें घर चाहिए, घर तो उसमें आ जाएगा, हमें दोस्त चाहिए, रिश्ते चाहिए। ठीक है, समाज में पद प्रतिष्ठा चाहिए, सुरक्षा की भावना चाहिए, प्रेम चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या हैं? गौण आवश्यकताएं। अब ऐसा नहीं है कि इसके बिना हम जी नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके क्या होते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जान लो। कारण क्या है भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस के? अनुवांशिकता और परिवेश में अंतर। आपकी क्लास में सारे बच्चे समान तो होंगे नहीं, किसी की हाइट बड़ी, किसी का कॉम्प्लेक्शन कुछ है, कोई किस तरह की भाषा बोलता है, ये सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। और किसकी वजह से राइज होते हैं? इसमें हेरिडिटी और आपका परिवेश यानी एनवायरनमेंट दोनों ही आपका रोल प्ले करते हैं इसमें। लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने की वजह से टीचर को उसे अपने बाधा नहीं समझना है, उसे क्या समझना है? एक रिसोर्स समझना है। बहुभाषा या बहुसंस्कृति कक्षा बाधा नहीं, एक स्रोत है, एक सोर्स है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो एक दूसरे के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, एक दूसरे को सीखने सिखाने के लिए। और सभी विद्यार्थियों पे समान ध्यान देना चाहिए। मैं पॉइंट्स बता रही हूँ आपको कि इन टॉपिक्स में से क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। सभी बच्चों पे समान ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ आपके फेवरेट हो जाएं, ठीक है, किसी की तरफ आप बायस हो। उपाय क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करने का? आपको शिक्षण के समय विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, अलग अलग टीचिंग मेथड्स, गतिविधियां, एक्टिविटीज, अलग अलग गतिविधियों का, बहुसंवेदी सहायक सामग्री यानी मल्टी सेंसरी अप्रोच पर बेस्ड टीचिंग एड्स इस्तेमाल करनी चाहिए। कोई सुन के नहीं सीखता तो ऑब्वियसली देख के सीख सकता है, कोई गतिविधि करके सीख लेगा। तो अलग अलग आपके पास क्या है, वैरायटी के जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको कैटर करने के लिए आपके पास क्या है, ये उपाय होता है। क्वेश्चन देखेंगे इस पर बेस्ड। कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं, आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता। इस समस्या के पीछे कारण हो सकता है आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है, या छात्रों के मध्य जो व्यक्तिगत भिन्नता है वह आपके प्रयास को नष्ट कर देती है। ए और बी दोनों, या ए और बी में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा आपका सही आंसर? सी। ठीक है, सी है आपका। हो सकता है कि भाई आप बच्चों की क्षमता से अधिक ऊंचा आप जो है आपका पढ़ाई का लेवल हो, और दूसरा हो सकता है व्यक्तिगत विभिन्नता जो है
उसकी वजह से आपने जो पढ़ा रहे हैं आप एक ही मेथड यूज़ कर रहे हैं या फिर आप मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से सभी बच्चे नहीं समझ पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपका प्रयास व्यर्थ जा रहा है। नेक्स्ट पे चलेंगे, समान शैक्षिक अवसर इस कथन से तात्पर्य। देखो इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात डीएलएड में आती है, कई बार हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या है, यहाँ पर पूछा गया सभी लोगों को एक जैसी शिक्षा देना, सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे वे अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें, सभी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए योजनाएं बताना, और विकल्प आपके ये दिए हुए, ठीक है। तो ऑब्वियसली समान शैक्षिक अवसर का मतलब क्या है, सब बच्चों को शिक्षा का अवसर मिले, तो ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन है, सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे वे अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया है गृह कार्य। होमवर्क पर बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होमवर्क से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है, एक तो आपका होमवर्क का यूज क्या होता है, बच्चे के अंदर ये सेल्फ स्टडी स्व अध्ययन को सक्षम बनाता है, ठीक है। बच्चा क्या कर रहा है, क्लासरूम में तो पढ़ रहा है, लेकिन घर पे जाकर कैसे पढ़ेगा, सारा का सारा ज्ञान टीचर तो दे नहीं सकती, बहुत उसको जीवन में क्या कुछ सीखना है। तो स्व अध्ययन की आदत बच्चे के अंदर अगर हमें विकसित करनी है तो हम उसे होमवर्क देते हैं। और होमवर्क कैसा होना चाहिए, हमेशा यूजफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थफुल होना चाहिए, बच्चे के अंदर कोई ना कोई अधिगम वो क्रिएट करता हो। ऐसा नहीं है कि बस बच्चे को आपको बिजी कर देना है, आपने 4 क्वेश्चन कराए, आगे के 4 क्वेश्चन आपने होमवर्क में दे दिए, ये गलत तरीका है होमवर्क देने का। होमवर्क हमेशा ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के अंदर जो है चिंतन कौशल का विकसित करे या फिर कहीं ना कहीं उसके लर्निंग को और मीनिंगफुल बना दे। अब देखो एग्जाम यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करना चाहिए। तो कितना होमवर्क देना है, किस प्रकार का देना है, इसको हम कैसे निर्धारित करेंगे, छात्रों के मतों द्वारा, विषय वस्तु की जटिलता द्वारा, गृह कार्य से उत्पन्न होने वाले अधिगम द्वारा या कक्षा के कालांश द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस गृह कार्य से बच्चे के अंदर क्या लर्निंग आ रही है उसके बेसिस पर हमें उसे होमवर्क देना है। अगेन गृह कार्य से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। गृह कार्य छात्रों की प्रवृत्तियों एवं स्तर के अनुकूल होना चाहिए, गृह कार्य का स्वरूप भाषा की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, गृह कार्य को क्रमागत होना चाहिए, गृह कार्य उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। तो ये चारों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। गृह कार्य जो है बच्चों की जो प्रवृत्तियां हैं उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए जैसे बच्चे हैं, उसके अलावा लिखा हुआ जो होना चाहिए, आपने जो होमवर्क दिया है वो बच्चे के समझ में आना चाहिए, भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। इसके अलावा क्रमागत होना चाहिए, मतलब सिंपल टू डिफिकल्टी की तरफ अगर हम देखें क्लास लेवल के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। और गृह कार्य का जो उद्देश्य है वो आपका क्लियर होना चाहिए कि क्या आप लर्निंग बच्चे के अंदर लाना चाहते हो। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। थिंकिंग, अब देखो थिंकिंग में आपका बस यही पूछा जाता है कि आपकी एक तो 2 तरह की थिंकिंग आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी हैं। चिंतन का मतलब क्या है, आपके अंदर क्या हो, सोचने विचार करने की क्षमता। तो 2 तरह के आपके चिंतन है या थिंकिंग है, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन मतलब जब आप क्या करते हो, आपके सामने कोई प्रॉब्लम है और आप उसके डिफरेंट एंगल से भी एक ही सॉल्यूशन आप उसका फाइंड कर रहे हो, एक ही दिशा में सोच रहे हो, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी जो पहले से ही सोल्यूशन है, आप सिर्फ उसी के ऊपर विचार कर रहे हो कि हाँ ये सॉल्यूशन इसका हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं सोच रहे। एक ही दिशा में सोचना अभिसारी चिंतन है, इसे हम इंग्लिश में कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन होता है जब आप विभिन्न दिशाओं में सोच सकते हो, ऐसा भी आप सॉल्यूशन निकाल के आ सकते हो जो अभी तक आपकी किताबों में भी नहीं दिया था, आपने कुछ नया ही सॉल्यूशन निकाल लिया। ये होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जब वो अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं। और डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है ये हेल्पफुल होती है हमेशा बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता डेवलप करने के लिए, ठीक है। नए एकदम नोवल आइडियाज़, मौलिकता वाले जो आइडियाज़ हैं वो तभी आते हैं जब बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोचेगा। और डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए आप किस तरीके की जो टीचिंग मेथड से यूज़ करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। समस्या समाधान विधियां जो है, इस तरीके की विधियां जो होगी, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, ये सारी विधियां जो है आपकी क्रिएटिविटी को डेवलप करेंगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग को और ज़्यादा प्रमोट करेंगी। नेक्स्ट अब आते हैं टीचिंग पर। अब देखो डीएलएड का एग्जाम है, टीचिंग एप्टीट्यूड है आपका, तो टीचिंग तो आपका भर भर के पूछा जाता है। तो टीचिंग के विषय में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अभी जो हमने किए वो छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं उसमें से मैंने बहुत कम बताया। टीचिंग में आपका क्या इंपॉर्टेंट आता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टीचिंग क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कौशल शामिल हैं इसलिए आर्ट है। और क्योंकि ये बिल्कुल आपकी किस तरीके से चलती है, यहाँ पर आपकी हर चीज़ डिफाइंड है, ठीक है। इसमें फेजेस हैं, इसमें लेवल्स हैं, तो ये क्या है, साइंटिफिक भी है आपकी। तो साइंस और
8 दोनों है। शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं? शिक्षण शिक्षक और छात्रों के बीच एक प्रभावी अंतःक्रिया है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। अच्छा, एजुकेशन जो है आपका बाइपोलर प्रोसेस भी है और ट्राइपोलर प्रोसेस भी है। जब हम इसे आपका ध्रुवीय प्रक्रिया कहते हैं तो ये टीचर और स्टूडेंट होते हैं, 2 ध्रुव इसके। और जब हम इसे त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहते हैं तो टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम या एनवायरनमेंट कह सकते हो, ये आपके 3 ध्रुव होते हैं। करिकुलम, कंटेंट, एनवायरनमेंट कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये है एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑब्वियसली स्कूल को एक मिनिएचर सोसाइटी भी कहा जाता है। बच्चा जो है घर से निकल के जब स्कूल जाता है तो वो एक छोटे से समाज का हिस्सा बन जाता है। सामाजिक प्रक्रिया लक्ष्य उन्मुख है। आप बच्चे के अंदर कोई चेंज लाना चाहते हो, आपके उद्देश्य जो है निश्चित होते हैं और इसीलिए आप उसकी लर्निंग करवाते हो। इसमें तीनों स्तर शामिल होते हैं, लेवल सभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें आ जाएंगे आपके स्मृति स्तर, समझ स्तर, चिंतन स्तर। शिक्षण के विभिन्न रूप हो सकते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, ठीक है। और इसको भी अभी हम देखते हैं, कंडीशनिंग और शिक्षा देना या फिर समझाना क्या होता है। ये एक पेशेवर गति है, प्रोफेशन है। टीचिंग आज एक प्रोफेशन है, ठीक है, जिसमें शिक्षक और छात्र शामिल होते हैं। इसे शिक्षक व्यवहार और छात्र शिक्षक बातचीत के माध्यम से देखा जा सकता है। भाई जब आप कैसे देखोगे टीचिंग कैसी हो रही है? जब आप क्लासरूम में जाके देखोगे उनके बीच में क्या वार्तालाप हो रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। यह प्रतिक्रिया तंत्र माध्यम से परिवर्ती है। प्रतिक्रिया तंत्र माध्यम यानी कि फीडबैक मैकेनिज्म। पहले ये माना जाता था कि जो शिक्षक होते हैं वो जन्मजात होते हैं, ठीक है। मतलब पढ़ाने का एक जो कौशल या एक गुण होता है वो जन्म से ही उपस्थित होता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि टीचर्स को प्रशिक्षित भी किया जा सकता है, उन्हें ट्रेन किया जा सकता है। और जो ट्रेनिंग होती है वो फीडबैक मैकेनिज्म से होती है। जब आप डीएलएड भी करेंगे तो वहाँ आपकी जब प्रैक्टिस टीचिंग होती है ना, आपसे पढ़वा के देखा जाता है, आपको लेसन प्लान तैयार करना होता है, आप पढ़ाते हो, उस पर आपको फीडबैक मिलता है, पृष्ठ पोषण मिलता है कि आपकी कहाँ कहाँ गलतियाँ थी, क्या क्या चीज़ें अच्छी थी, अब आप उसको फिर से ठीक कीजिए। और इस तरीके से एक टीचर की ट्रेनिंग होती रहती है। तो फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए टीचिंग क्या है? परिवर्तनीय है, यानी आपके अंदर कौशल विकसित किए जा सकते हैं। यह एक भाषाई प्रक्रिया है, लिंग्विस्टिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें भाषा का प्रयोग हो रहा है। ये हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो यहाँ पर 3 प्रकार की आपकी टीचिंग होती है। पहली है आपकी सत्तावादी, जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में मैं लिख देती हूँ इंग्लिश वालों के लिए, अगर इंग्लिश वाले हैं कोई, तो ऑटोक्रेटिक। लोकतांत्रिक का मतलब है डेमोक्रेटिक और अहस्तक्षेपी का मतलब है लेजिस फेयर, ठीक है। अब देखो ये स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना शायद। सत्तावादी, तानाशाही, यहाँ पर क्या है? टीचर ही सब कुछ है, टीचर ही सर्वे सर्वा है। वो आएगा, पढ़ाएगा, लेक्चर देगा और जो आपको काम दे रहा है आपको करना है। बच्चों को यहाँ किसी भी तरह का अधिकार नहीं होता, वो टीचर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो ये जो है यहाँ पर टीचर ही सब कुछ है, इसीलिए इसे तानाशाही, निरंकुश या आपका सत्तावादी कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है ना शिक्षक केंद्रित, ठीक है। और बच्चा क्या है? निष्क्रिय श्रोता, बस खाली सुनेगा, वो कुछ बोल नहीं सकता। लोकतांत्रिक में क्या है? लोकतांत्रिक जैसे लोकतंत्र है हमारे भारत देश का, सबको बोलने का अधिकार है। तो ये मानव सिद्धांत, संबंध सिद्धांत पर आधारित है। हालांकि आपसे सिद्धांत वगैरह इतने नहीं पूछे जाते, आप बस इतना ध्यान में रखिए कि यहाँ बच्चे और शिक्षक दोनों महत्वपूर्ण है। यहाँ बच्चे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। टीचर जो है जब टीचिंग कर रही है तो वो बच्चों को इन्वॉल्व कर रही है, ठीक है। वो क्या कर रही है? बच्चों की सहभागिता ले रही है अपने प्रोसेस में। संबंध केंद्रित, बच्चे और शिक्षक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर टीचर जब समझा रही हैं फिर वो क्वेश्चंस पूछती हैं, बच्चे कभी फीडबैक देते हैं या वो पलट के क्वेश्चंस भी पूछते हैं जहाँ उन्हें डाउट होता है, तो टीचर फिर उन्हें आंसर करती है। तो दोनों एक दूसरे के व्यवहार को यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं। और अहस्तक्षेपी का मतलब होता है यहाँ पर ये होती है बाल केंद्रित। यहाँ पर बच्चा ही सब कुछ होता है, बच्चा ही महत्वपूर्ण है। टीचर सिर्फ यहाँ पर एक गाइड की तरह है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, यहाँ पर बच्चा खुद से काम कर रहा है। टीचर की हेल्प वो तब लेता है जब जरूरी है। लेजिस फेयर मतलब होता है नॉन इंटरफेयरिंग, जहाँ अहस्तक्षेपी, आप बिल्कुल भी वहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर रहे हो। जब बच्चे को जरूरत है तब वो आपकी हेल्प लेगा, ठीक है। तो अब देखो सबसे अच्छी टीचिंग जो होती है वो डेमोक्रेटिक होती है, बेस्ट। और जो सबसे खराब टीचिंग होती है वो होती है ऑटोक्रेटिक या सत्तावादी, वर्स्ट, ठीक है। ये ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखो क्वेश्चंस। कक्ष में जरूरी है कि शिक्षक हमेशा आईसीटी का प्रयोग करें, कक्षा में बच्चों को प्रश्न करने के अवसर दें, विषय को मौके के एवं लिखित रूप में पढ़ाएं, रोज कक्षा में आए। तो देखो यहाँ पर बच्चों को, जहां भी बच्चों का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा होगा ना जिस ऑप्शन में, वही आपका बेस्ट ऑप्शन होता है। तो वो हमें किसमें दिख रहा है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सत्य है? उत्तम शिक्षण वह है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों क्रियाशील रहते हैं। शिक्षण का अर्थ है कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक जानकारी देना। शिक्षण का अर्थ है श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। या शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी शिक्षक के विचारों से प्रभावित होते हैं। तो उत्तम शिक्षण कौन सा है? जैसे मैंने यहाँ पर डेमोक्रेटिक में कहा ही था, ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही क्रियाशील, दोनों एक्टिव होंगे, यहाँ पर कोई भी निष्क्रिय नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देख लीजिए, शिक्षण के स्तर, जो मैंने आपसे कहा था कि लेवल सब देखेंगे। तो सबसे देखो आपके निचले स्तर का जो शिक्षण होता है वो होता है मेमोरी लेवल, जिसे हम स्मृति स्तर कहते हैं। ये लीस्ट थॉटफुल होता है, छोटी कक्षाओं में यूज किया जाता है, प्राथमिक स्तर पे काफी यूज किया जाता है, जहां बच्चों को चीजें रटवाते हो। आप क्या कर रहे हो? रोट लर्निंग पे यहाँ पर ज्यादा बल दिया जाता है, चीजें रटवाई जा रही हैं यहाँ पर, ठीक है। जब इस स्तर का शिक्षण पूर्ण हो जाता है तब आप नेक्स्ट लेवल पे बढ़ोगे, जो कि है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसे हम बोध स्तर कहते हैं। ये है थोड़ी थॉटफुल, यहाँ पर टीचर को मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ आप अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दोगे, बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, यहाँ बच्चे की समझ को विकास करना है, ठीक है, हमें उसको समझाना है टॉपिक। और जब इस स्तर का शिक्षण भी पूर्ण हो जाए तब आप हायर कक्षाओं में क्या करते हो? रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतन स्तर पे जाते हो। ये मोस्ट थॉटफुल है, यहाँ आपको बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करना होता है, ठीक है, बच्चे के अंदर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जहां बच्चा चिंतन करे, ठीक है, वो डेवलप करना होता है। इसके लिए आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स टाइप के जो हैं वो आप ज़्यादा यूज़ करते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, सीधे आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे नहीं बढ़ सकते, पहले ये शिक्षण पूर्ण होना चाहिए, फिर आप यहाँ बढ़ोगे और फिर आप यहाँ बढ़ोगे। सबसे छोटी कक्षाओं में ये इस्तेमाल होगा, लीस्ट थॉटफुल, फिर बीच की जो आपकी कक्षाएं होती है उसमें ये इस्तेमाल होता है, और इसके बाद मोस्ट थॉटफुल आपका कौन सा होता है? हायर क्लासेस के लिए रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फेजेस ऑफ टीचिंग। फेजेस ऑफ टीचिंग किसने दिए हैं? फिलिप जैक्सन ने दिए हैं, ये ध्यान में होना चाहिए। फेजेस कितने हैं? चरण, ठीक है, शिक्षण के चरण, शिक्षण के चरण। इससे पहले हमने लेवल्स किए थे जो थे शिक्षण के स्तर। टीचिंग के जो है आपके 3 चरण हैं, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज, और इनका नाम क्या क्या है? और प्री एक्टिव फेज को हम प्लानिंग स्टेज कहते हैं। योजना चरण, वही कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, टीचिंग का योजना चरण, शिक्षण का योजना चरण कौन सा है? तो प्री एक्टिव फेज, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक चरण। फिर इंटरैक्टिव फेज, इंप्लीमेंटेशन, यहाँ रियल टीचिंग परफॉर्म होती है। और इवैल्यूएशन स्टेज कौन सा है? पोस्ट एक्टिव फेज। जो तीसरा लास्ट स्टेज है आपका वो क्या है? आपका इवैल्यूएशन, यहाँ मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन किसका? एक तो जो आपने सिखाया है बच्चों को कि बच्चों को कितना समझ में आया, टीचर खुद का भी मूल्यांकन करती है, मैंने कैसा पढ़ाया, ठीक है, ताकि अगली क्लास में वो क्या कर सके? इम्प्रूव कर सके। शिक्षण का पहला चरण कौन सा है? ठीक है, तो पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जानना, इनमें से कोई नहीं, तो आपका सही ऑप्शन क्या है? ए। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के वेरिएबल्स यानी शिक्षण के चर क्या होते हैं? तो 3 तरह के आपके चर होते हैं, ठीक है, 3 तरह के। पहला है डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर, जो दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। कौन है यहाँ पर? स्टूडेंट। भाई स्टूडेंट किस पर डिपेंड कर रहा है? टीचर पर। टीचर जैसा पढ़ाएगी, जो पढ़ाएंगी, तो टीचर पर निर्भर कर रहा है ना, तो आश्रित चर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? स्वतंत्र चर। टीचर जो है यहाँ पर स्वतंत्र चर, क्योंकि उसे पता है वो क्या है? स्वतंत्र है, कि मुझे बच्चे को क्या भी पढ़ाना है, वो सब चीजें वो खुद डिसाइड करेंगे। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स यानी मध्यवर्ती चर, टीचर और स्टूडेंट के अलावा और जो भी चीजें हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित कर रही हैं, जैसे कंटेंट, भाई सिलेबस, टॉपिक क्या पढ़ाना है, टीचिंग मेथड्स, ठीक है, शिक्षा विधियां क्या होंगी, स्ट्रेटेजीज क्या होंगी, और क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा है, ये जितनी भी चीजें हुई ना, यहाँ तो एक्सेट्रा लिख दिया, बहुत सारी चीजें आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रभावित करती हैं, ये सब इंटरवेनिंग वेरिएबल्स में आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, हाँ यहाँ लिखी नहीं है, आपके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं इन वेरिएबल्स के? तो वेरिएबल्स के 3 फंक्शंस होते हैं। एक होता है डायग्नोस्टिक फंक्शन, ठीक है, दूसरा होता है आपका प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन, और तीसरा होता है आपका इवैल्यूएटिव फंक्शन, ठीक है। ये जो है आपके शिक्षण के चर हैं, और शिक्षण के चर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? तो 3 तरह के फंक्शन होते हैं। डायग्नोस्टिक को हिंदी में कहते हैं निदानात्मक, ठीक है, निदानात्मक कार्य। तो निदानात्मक कार्य जो है आपका, उसमें टीचर ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि वो देख रहा होता है, निदान कर रहा होता है कि बच्चे को कितना आता है, उसका पूर्व ज्ञान कितना है, उसको कैसे सिखाना है, तो इसमें टीचर ज्यादा एक्टिव है।
प्रिस्क्रिप्टिव में भी टीचर एक्टिव है क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं, इवैल्यूएटिव में स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव है क्योंकि उसका मूल्यांकन हो रहा है। अब देखिए टीचिंग जो है आपका, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले तो देखो इसमें दो तरीके से इसको बांटा गया है। आपसे इतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे कि लो लेवल का आपका क्या है, हाई लेवल का क्या है, बस आपको ये 4 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। तो आपका जो टीचिंग है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, एक तो कंडीशनिंग, अनुबंधन, जिससे आप बच्चे का व्यवहार जो है उसको शेप करते हो, उसको आकार देते हो। दूसरा होता है ट्रेनिंग, जो कि होता है प्रशिक्षण, जिससे आप बच्चे के आचरण को, ठीक है, आचरण को आप आकार देते हो। तीसरा होता है इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन, जहां आप बच्चे के ज्ञान को आकार देते हो, बच्चे को चीजें सिखा रहे हो। और चौथा होता है इंडोक्ट्रिनेशन, यानी समझाना, जहां बच्चे की धारण करने की, यानी कि बिलीफ, उसके विश्वासों को जो है आप आकार दे रहे हो। और इन सब के जरिए आप क्या लेकर आते हो, बच्चे के अंदर चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग लेकर आओगे ना। तो टीचिंग जो है आपकी, जो ट्रेनिंग और कंडीशनिंग है, ये लो लेवल में आता है, और इंडोक्ट्रिनेशन, इंस्ट्रक्शन हायर लेवल में आता है। ये डायग्राम में है छोटा सा, हालांकि आपके काम का बस ये इतना ही याद रख लो, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन ये टीचिंग में आते हैं, ठीक है। अब देखो शिक्षण के जो सिद्धांत है और शिक्षण के जो सूत्र है, उन पर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो शिक्षण के सिद्धांत आपको पता होने चाहिए, है बहुत सारे, इसलिए मैंने इसमें लिखे हैं, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो यहाँ मैं बस खाली बहुत ही शॉर्ट पे आपको बताती जा रही हूँ, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन मैं यहाँ पर नहीं करूंगी। यहाँ पे शिक्षण का सामान्य सिद्धांत यानी जनरल प्रिंसिपल्स क्या है। योजना का सिद्धांत, टीचिंग के लिए आपको पहले से पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर है लचीलापन और लोच का सिद्धांत, कितनी भी प्लानिंग कर लो, हो सकता है क्लासरूम में जाकर आपके सामने सिचुएशन कुछ अलग आए, तो आपकी टीचिंग जो भी आपने प्लान की है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। निश्चित लक्ष्यों और उद्देश्यों का सिद्धांत, पढ़ाने से पहले आप सबसे पहले क्या करते हो, उद्देश्य निर्धारित करते हो कि बच्चे के अंदर आपको क्या व्यवहार परिवर्तन लाना है। पिछले अनुभवों के उपयोग का सिद्धांत, बच्चे पहले से क्या जानते हैं उसको आपको पता करना होगा और उसी को आधार बनाकर आपको नया ज्ञान बच्चे को देना है। तो बच्चे के पूर्व ज्ञान का पता आपको होना चाहिए। बाल केंद्रितता का सिद्धांत, आप जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो कंटेंट हो, किस लेवल का पढ़ा रहे हो, क्या टीचिंग मेथड यूज कर रहे हो, क्या टीचिंग एड यूज कर रहे हो, सब क्या होती है, बच्चे को केंद्र में रखकर डिसाइड करनी है, बाल केंद्रित होना चाहिए। व्यक्तिगत अंतर के लिए प्रावधान करने का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंस में हमने देखा बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए उपाय क्या था, आप अलग अलग टीचिंग मेथड यूज कीजिए, मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज कीजिए। वास्तविक जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, बच्चों के रियल लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स दीजिए, तब बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे उसको। अन्य विषयों के साथ सह संबंध का सिद्धांत, बच्चों को ना हर चीज, हर विषय एकदम तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ाना है, रिलेट भी करना है, उसे रिलेशन करना आना चाहिए कि ये जो चीजें हमने हिंदी में सीखी है, देखो इंग्लिश में हम ग्रामर में यही चीजें सीखते हैं, ठीक है, तो रिलेट करिए, सह संबंध का सिद्धांत। सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत, बच्चों को इन्वॉल्व करना ही करना है टीचर में, सबसे अच्छी टीचिंग यही मानी जाती है। प्रभावी रणनीति और निर्देशात्मक सामग्री का सिद्धांत, आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मैं क्लासरूम में ये कंटेंट पढ़ाऊंगी, ये एग्जाम्पल दूंगी, इसके बाद मैं इस तरीके से बच्चों से एक्टिविटी करवाऊंगी, ये सारी जो है एकदम जो है आपके इंस्ट्रक्शंस क्लियर होने चाहिए, पहले से ही सब अच्छे से डिसाइडेड होना चाहिए और काफी इफेक्टिव आना चाहिए। अनुकूल पर्यावरण, उचित नियंत्रण का सिद्धांत, और क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है आपको अपने अनुकूल बनाना पड़ेगा। क्लासरूम में जाकर आपको क्या करनी पड़ती है, क्लास की व्यवस्था करनी पड़ती है, अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आपको मैनेज करनी होती है। अगर आपको क्या करनी है, कोई गतिविधि करानी है जिसमें आपको बच्चों सर्कल में बिठाना है, तो आप उसी तरीके से क्लासरूम अरेंज करोगे, ठीक है, और प्रॉपर आपका कंट्रोल होना चाहिए क्लास पे, तभी आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ा पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं आपके शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या है। प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, आप बच्चे को ऐसे ही कुछ भी नहीं पढ़ा सकते, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और इंटरेस्ट कैसे जगाओगे, बच्चे को अभिप्रेरित करोगे, क्यूरियोसिटी जगाओगे बच्चे के अंदर, ठीक है, तो वो क्या है आपका इंक्लूड होना चाहिए। दोहराव और अभ्यास का सिद्धांत, बच्चे की लर्निंग अगर पक्की करवानी है उसे बार बार क्या कराइए, प्रैक्टिस करवाइए। परिवर्तन, विश्राम और मनोरंजन का सिद्धांत, ऐसा नहीं कि भारी भरकम पीरियड आपने एक ही साथ लगा दिए, जब आप पढ़ाने बैठ रहे हैं तो आप सारे टफ 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 टॉपिक एक ही साथ लगाए, चेंज का अवसर दीजिए बच्चे को। अगर आपने 2 पीरियड भारी लगा दिया, तीसरा पीरियड एक हल्का लगाओ, जहां बच्चे को थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा रिक्रिएशन, मनोरंजन का समय मिले, जिससे कि जैसे म्यूजिक का पीरियड डाल दिया, गेम्स का पीरियड डाल दिया, ठीक है, बच्चा जो है उसको प्रॉपर आराम भी मिलना चाहिए। पृष्ठ पोषण और पुनर्बलन का सिद्धांत, बच्चे क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उसका फीडबैक बच्चे को दीजिए। बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको पुनर्बलन दे, गुड तुमने बहुत अच्छा काम किया, इस तरीके का पुनर्बलन उसको दीजिए, रीइंफोर्समेंट दीजिए, फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत, बच्चों से आपको प्रेमपूर्ण व्यवहार रखना है, सहानुभूति वाला व्यवहार रखना है, बच्चा आपसे अपनी परेशानी कह सके। इंद्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का सिद्धांत,
बच्चों के ना सेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करना है। जो मल्टी सेंसरी अप्रोच की हम बात कर रहे हैं ना, कौन सी टीचिंग मेथड को या किस तरह की टीचिंग एड को सबसे अच्छा माना जाता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके सेंसेस को एक्टिव करे। ठीक है, सिर्फ लेक्चर देने में क्या है, बच्चा सिर्फ सुन रहा है, लेकिन अगर आपने कुछ वहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया तो बच्चा उसे देख भी रहा है, सुन भी रहा है, ज़्यादा सेंसेस एक्टिव हुए। ऐसे ही जब गतिविधि आधारित शिक्षण होता है उसमें बच्चा पूरी तरीके से एक्टिव होता है, सारे सेंसेस एक्टिव होते हैं, तो और भी अच्छी लर्निंग होती है। तो यहाँ पर क्या करना है, इंद्रियों को प्रशिक्षित करना है। समूह गतिकी का उपयोग करने का सिद्धांत, ग्रुप डायनेमिक्स, बच्चों को एक साथ ग्रुप में कैसे सीखना चाहिए ये भी आपको सिखाना है। स्व शिक्षा को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत, बच्चे के अंदर सेल्फ स्टडी की हैबिट भी आपको डेवलप करनी है। रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने का सिद्धांत, बच्चे की क्रिएटिविटी, कभी बच्चा कोई अलग एग्जाम्पल लेकर आया है या कोई सोल्यूशन लेकर आया है, उसको डांट के नहीं बैठाना है, उसकी क्रिएटिविटी को नर्चर करना है, उसको एंकरेज करना है, ताकि बच्चा जब प्रोत्साहित होगा ना तो आगे भी और क्रिएटिविटी वाली चीजें करेगा। उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, अगर बच्चों को चीजें समझ में नहीं आ रही तो आइडेंटिफाई कीजिए क्या बच्चों के वीक पॉइंट्स हैं और फिर से रेमिडियल टीचिंग दीजिए। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या है, आप फिर से उन चीजों को दूसरे तरीके से सिखाएंगे ताकि बच्चों को समझ में आए। अब है शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं, ठीक है, सिद्धांत है, हमें फॉलो करने चाहिए। मैगजीन छोटे छोटे कथन होते हैं, जो सामान्य नियम मान लीजिए जिसे हमें अपने शिक्षण में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ाते वक्त हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे, जो बच्चा पहले से जानता है उसके बाद उससे जोड़कर उसे कोई नई चीज सिखाइए। ठीक है, इसीलिए ए फॉर एप्पल, एप्पल बच्चे ने देखा होता है, पर एप्पल जो है ए से शुरू हो रहा है, ए अल्फाबेट उसे नया सिखाया जाता है, किससे जोड़कर, ज्ञात से जोड़कर। ठीक है, निश्चित से अनिश्चित की ओर, पहले से जो चीजें निश्चित है उससे आप उसे अनिश्चित की तरफ बढ़ाइए। पहले आप बच्चे को टेबल सिखाइए, टेबल्स एक बार याद हो गए तो कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन का सम हो बच्चा सॉल्व कर सकता है। सरल से जटिल की ओर, पहले सिंपल चीज सिखाएंगे फिर कठिन चीज सिखाएंगे। मूर्त से अमूर्त, बच्चा पहले से ही इमेजिन करना शुरू नहीं कर देगा। अमूर्त का मतलब क्या है, जो चीजें आपके दिमाग में ही हो जाती हैं। ठीक है, अमूर्त मतलब दिमाग में ही इमेजिन कर लेते हो। पहले बच्चे को मूर्त रूप से चीजें सिखाइए, उसके बाद बच्चे के अंदर जो अमूर्त रूप से चीजें सिखाने वाली चीजें हैं, इमेजिन करने वाली चीजें, तब आप उस पर जाएंगे। वास्तविक से प्रतिनिधित्व की ओर, पहले आप रियल ऑब्जेक्ट दिखाइए, फिर आप उसकी जगह अगर सिंबल भी यूज कर रहे हैं तो बच्चा उसे पहचान सकेगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक, पहले आप उसे एग्जाम्पल्स दीजिए, उसके बाद उससे रिलेटेड जनरल जो आपका रूल है उससे बताइए। संपूर्ण से भाग की ओर, पहले बच्चे को होल पढ़ाओ और उसके बाद जो है बच्चे को उसके पार्ट्स के बारे में बताओ। ठीक है, ये आपका नियम आया है गेस्टाल्टवाद से। ठीक है, गेस्टाल्टिज्म, वैसे आपसे इतना नहीं पूछेगा पर आपको पता होना चाहिए। होल से पार्ट का मतलब है पहले आपने बच्चे को पेड़ क्या होता है इसके बारे में पढ़ाया, इसके बाद अब आपने इसकी पत्तियां, टहनियां, बार्क, रूट्स, फ्रूट्स, फ्लावर, इसके बारे में अलग अलग पढ़ाया। मनोवैज्ञानिक से तार्किक, साइकोलॉजिकली पहले बच्चों के दिमाग में चीज़ों को डालो, उसके बाद उसके पीछे का लॉजिक बच्चों को समझाओ। आगमनात्मक से निगमनात्मक, आगमनात्मक क्या होता है, ठीक है, आगमनात्मक यानी इंडक्टिव। ठीक है, आगमनात्मक हम कहते हैं इंग्लिश में इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब होता है एग्जाम्पल टू रूल। आपने बच्चे को बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, राम एक लड़के का नाम है, गंगा एक रिवर का नाम है, ताजमहल जो है एक मॉन्यूमेंट का नाम है, और ये सब जो है किसी चीज़ के नाम को डिनोट कर रहे हैं, ये सब प्रॉपर नाउन है, आपने ये कहा। ठीक है, तो ये क्या है, आपने एग्जाम्पल बताया और फिर उससे जुड़ा हुआ रूल बताया। डिडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव यानी निगमनात्मक। डिडक्टिव, इन पे क्वेश्चन पूछते हैं इंडक्टिव डिडक्टिव पे, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। रूल टू एग्जाम्पल, ठीक है, पहले जनरल नियम बताओ, पहले आपने ग्रामर का रूल बता दिया, उसके बाद एग्जाम्पल बताए। तो हमेशा कैसे बढ़ते हैं, इंडक्टिव से डिडक्टिव बढ़ते हैं। अनुभव जन्य से तर्क संगत, जो बच्चे ने पहले से ही एक्सपीरियंस कर रखा है, उन एक्सपीरियंस डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए उसके एक्सपीरियंस के, कभी तुमने ऐसा होते हुए देखा है या वैसा होते हुए देखा है, उससे जुड़ा हुआ फिर बच्चे को लॉजिक बताओ। इसके बाद विश्लेषण से संश्लेषण, विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस, ठीक है, इंग्लिश में एनालिसिस कहते हैं, और संश्लेषण होता है सिंथेसिस। और सिंपल भाषा में एनालिसिस का मतलब क्या है, आपके सामने कोई मशीन है, आप अगर इसे अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दो, ठीक है, तो इसका विश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, आपने इसे अलग अलग पार्ट्स में विभाजित कर दिया, तो यह है एनालिसिस, विश्लेषण। अगर आपने इन सबको जोड़कर नई मशीन क्रिएट कर दी तो वो सिंथेसिस हो गया। ठीक है, तो ये आपके सूत्र हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखो, इस पर आया हुआ क्वेश्चन है डीएलएड में, प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाना सिखाना हो तो उसका कठिनाई स्तर क्या होना चाहिए। ठीक है, अमूर्त से मूर्त के क्रम में, कठिन से सरल के क्रम में,
सरल से कठिन के क्रम में, विशिष्ट से सामान्य के क्रम में। जब दो ये एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी देख रहे हैं, आपको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए, ऑप्शन तो यहीं से, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है आपका, सरल से कठिन। शिक्षण सहायक सामग्री। अब टीचिंग एड्स आपके कैसे होने चाहिए, तो देखो टीचिंग एड्स सबसे पहले तो यूज क्यों किए जाते हैं, ताकि आपकी कक्षा क्या हो, इजी हो जाए, तो पढ़ाना जीवंत लाइवली हो जाए। बच्चे जो है ना, जैसे उनके सामने टीचिंग एड खोलो, बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं, वो देखते हैं आज हमें क्या मतलब सीखने को मिलने वाला है। कोई स्मार्ट बोर्ड पे उनके लिए कोई फिल्म लगा दो तो बच्चे एकदम से एक्साइटेड होके उसको बहुत इंटरेस्ट से देखने लगते हैं। सिर्फ लेक्चर से नहीं सुन रहे थे तो वहाँ टीचिंग एड को जरूर वो इंटरेस्टिंगली देखेंगे। और प्रभावी बनाने के लिए जो है जिन तरह की वस्तुओं को हम यूज करते हैं वही आपके टीचिंग एड्स होते हैं। टीचिंग एड्स जो है आपके अधिक से अधिक ज्ञान इंद्रियों को सक्रिय करती है। अब टीचिंग एड्स को आप कैटेगराइज कैसे करेंगे भाई, आपका एक तो होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये एक कैटेगराइजेशन हो, अभी और है। हार्डवेयर का मतलब क्या है, जो चीजें आप छू सकते हो, जैसे कंप्यूटर में होता है ना, जो टैंजिबल है वो हार्डवेयर में हो गया। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन या जो नॉलेज आप बच्चे को दे रहे हो, ठीक है, जिसे हम छू नहीं सकते, वो सिर्फ ज्ञान है या अर्जित किया जाएगा, वो है सॉफ्टवेयर, जिसे आप छू नहीं सकते। जैसे ब्लैक बोर्ड अगर है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड अपने आप में क्या है, हार्डवेयर है। लेकिन इसके ऊपर जो कंटेंट लिखा जाएगा वो बच्चे को पढ़ के समझना है, वो क्या है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एक तो इस पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद एक और कैटेगराइजेशन है, यहाँ पर देखो, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी ऑडियो एड जिसमें बच्चा सुनता है केवल, दृश्य जो सामग्री है यानी कि विजुअल, और ऑडियो विजुअल यानी एवी एड्स, ठीक है। जैसे श्रव्य सामग्री में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, माइक, टेलीफोन सिंह, ये सब आ जाएगा। दृश्य सामग्री में देख सकते हो ग्राफ, चित्र, ट्रांसपेरेंसी, अब यहाँ पर सिर्फ विजुअल है, देखने के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है, चार्ट, मॉडल। और श्रव्य दृश्य में दूरदर्शन, एलईडी, एलसीडी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरेक्टिव बोर्ड, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर एक और कैटेगराइजेशन आपका होता है अप्रक्षेपित, प्रक्षेपित और इलेक्ट्रॉनिक। अप्रक्षेपित यानी नॉन प्रोजेक्टेड, और प्रक्षेपित का मतलब होता है प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट करना, मतलब पहले होते थे ना प्रोजेक्टर, कोई मूवी चलती थी तो उसे वॉल के ऊपर या सफेद पर्दे के ऊपर वहां पे दिखाया जाता था, प्रोजेक्ट किया जाता था, वही चीज है यहाँ पर। प्रोजेक्टेड यानी प्रक्षेपी आपके जो टीचिंग एड्स हैं उसमें आ जाते हैं आपके ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP कहते हैं जिसे। ट्रांसपेरेंसी आपकी OHP में ही लगती है। स्लाइड फिल्म, स्ट्रिप्स, शैक्षिक चलचित्र, ये सब क्या है आपके प्रोजेक्टेड है, जिन्हें वॉल के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर लिया जाएगा। अप्रक्षेपित में पुस्तक आ जाएगी, पुस्तक, टेक्स्ट बुक भी एक टीचिंग एड है, जर्नल, मैनुअल, हैंडआउट। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी इसमें मत लिखना, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर आएगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी अपने आप में नहीं है, ट्रांसपेरेंसी अपने आप में बल्कि सॉफ्टवेयर ही हो गई, लेकिन वो क्या है, प्रक्षेपित में नहीं है। प्रक्षेपित में आपका यहाँ पर उसमें आ जाएगा जो चीज प्रोजेक्ट की जा रही है। एग्जाम्पल यहाँ पर क्वेश्चन देखो, कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ है छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, सीखना सरल और रोचक हो जाता है, सीखने का सारा दायित्व छात्र पर निर्भर होता है, छात्रों को कम अध्ययन करना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, सीखना सरल और रोचक हो जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। अब बाल केंद्रित शिक्षा का मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, क्योंकि आपकी जितनी भी टीचिंग यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखना है कि हर चीज वही बेस्ट आंसर होगा जहाँ पे बच्चा एक्टिव है, बच्चा सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है और सब चीज बच्चे के ही इर्द गिर्द हो। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों को खेल विधि द्वारा पढ़ाया जाए, बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों, उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना, बच्चों को आकर्षक पुस्तकों से पढ़ाया जाए या बच्चों को स्नेह और मृदु भाषा में पढ़ाया जाए। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बी। हमें बच्चों को इन्वॉल्व करना है, उनको आपको क्या करना है, पूरी स्वतंत्रता देनी है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो शिक्षण विधियों की बात करेंगे। टीचिंग मेथड से आपका क्वेश्चन आना ही आना होता है, पक्का होता है। तो यहाँ पर शिक्षण विधियाँ तो बहुत सारी हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी शिक्षण विधि जो है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है, कौन सी शिक्षण विधि जो है टीचर सेंट्रिक है। इस तरह से आप इसको डिवाइड करेंगे। मैं शॉर्ट में आपको फटाफट से जितने यहाँ पर हम कवर कर सकते हैं उतने टीचिंग मेथड्स को हम यहाँ कवर करते हैं। देखो, कहानी कथन विधि यानी स्टोरी टेलिंग मेथड होता है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए काफी अच्छा रहता है, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हालांकि ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, टीचर बता रही होती है,
कहानी सुना रही होती है, और कहानी से बच्चे वोकेबुलरी सीखते हैं, नए नए शब्द सीखते हैं। इसके अलावा मॉरल ऑफ द स्टोरी यानी नैतिक गुणों का भी विकास यहाँ से किया जा सकता है, लोअर क्लासेस में यूज होता है। टेक्स्ट बुक मेथड, पाठ्य पुस्तक विधि, अगेन टीचर सेंटर्ड मेथड है। टीचर जो क्लास में टेक्स्ट बुक पढ़ाती हैं तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वहाँ पर एक्सप्लेन भी करती हुई चलती हैं। और टेक्स्ट बुक मेथड कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी की हैबिट भी डेवलप करता है, बच्चा जो है घर में भी स्वाध्याय कर सकता है। लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, ओल्डेस्ट मेथड है, टीचर सेंट्रिक मेथड है। एक साथ बहुत सारे बच्चों को एक साथ बैठाकर लेक्चर दिया जा सकता है। इसमें एंगेजमेंट बढ़ाए रखने के लिए टीचर लगातार क्वेश्चन आंसर्स करती रहती हैं ताकि बच्चे जो हैं इसमें इन्वॉल्व रहें। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि, ये एक स्टेप आगे जाती है। लेक्चर मेथड के साथ साथ अगर आप डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं, ठीक है, अब डेमोन्स्ट्रेशन मतलब आप कोई चीज़ करके दिखा रहे हैं, कोई टीचिंग एड का प्रयोग, कोई चार्ट हो गया, कोई मॉडल हो गया, तो बच्चों के ज़्यादा सेंसेस एक्टिव हो गए, तो यहाँ पर ये थोड़ा इससे बेटर हो जाता है। ठीक है, कई बार ऐसा आता है ना, 4 आपको मेथड्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे कौन सा मेथड बेस्ट है, तो जिसमें ज़्यादा सेंसेस एक्टिव होंगे बच्चे के वो ज़्यादा ही आपका, वो सबसे अच्छा आपका मेथड होगा, या फिर जो स्टूडेंट सेंट्रिक होगा, एक्टिविटी बेस्ड होगा, वो आपका बेस्ट मेथड होगा। फिर ट्यूटोरियल मेथड, अनुवर्ग विधि, यहाँ पर होमोजेनियस ग्रुप्स बनाए जाते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, आपने छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए और वहाँ पर आप इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन आप पर प्रोवाइड कर सकते हैं। टीचर छोटे छोटे ग्रुपों में जाकर इंडिविजुअली यहाँ पर जाकर बता सकती है। ये ट्यूटोरियल मेथड हो गया। फिर आता है क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रश्नोत्तर विधि। आपको पता होना चाहिए किसने दिया है, ये दिया है आपका सोक्रेट्स ने। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि है तो यहाँ पर बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ये टीचर सेंटर्ड मेथड है क्योंकि प्रश्नों का लेवल क्या होगा, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये कौन डिसाइड कर रहा है, टीचर। तो ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। ठीक है, फिर आगे आपका डिस्कशन मेथड, परिचर्चा विधि। इसमें बहुत इंगेजमेंट है बच्चों का क्योंकि बच्चे जो है आपस में एक दूसरे के विचार विमर्श कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड हो गया। डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड हो गया, अगर टीचर भी यहाँ पे इन्वॉल्व है तो एक डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड है ये। अगर हम लेक्चर मेथड वगैरह की बात करें तो वो ऑटोक्रेटिक में आएगा, टीचर सेंटर्ड हो गया। फिर देखिए ह्यूरिस्टिक मेथड, अन्वेषण विधि। ये कहीं ना कहीं खोज की विधि है, बच्चा यहाँ पर एक्टिव है, खुद से जो है वो सीख रहा है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। कंस्ट्रक्टिविज्म की भी बात करेंगे अभी। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, किसने दिया है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। इसमें आपके सामने टीचर एक समस्या रखती हैं और ये भी बताती है कि आपको इसके समाधान कैसे मिल सकते हैं। फिर इसके बाद बच्चा इसके लिए देखिए प्रोसेस होता है, हाइपोथेसिस क्रिएट करता है, उसके पूरे डेटा ढूंढता है, उसके बेसिस पर एनालिसिस करता है, फाइनल कंक्लूजन निकालता है। ये इस तरीके का आपका तरीका होता है। ह्यूरिस्टिक विधि थोड़ा सा हायर क्लास में यूज होती है। पॉलन एंड डंकन ने इसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहा है, लेकिन अगर बच्चों में थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करना है, ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या ह्यूरिस्टिक मेथड को यूज करना चाहिए। प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि, चाइल्ड सेंटर्ड है, एक्टिविटी बेस्ड है, किसने दिया है, आपका किलपैट्रिक ने दिया है। प्रैग्मेटिज्म पे आधारित है। प्रयोजन यानी कि आप करके सीखेंगे, ठीक है, करके सीखेंगे चीजें, और जो चीज उपयोगी होती है, किसके लिए उपयोगी होगी। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ भी दी जाती है टीचर के द्वारा जिसको बच्चा सॉल्व करता है, प्रॉब्लम यहाँ भी दी जाती है, लेकिन प्रोजेक्ट मेथड में ये जरूरी है कि जो प्रॉब्लम दी गई है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। यहाँ पर कोई आपकी इमेजिनरी प्रॉब्लम हो सकती है, रियलिस्टिक होनी चाहिए। दूसरी चीज, कुछ ना कुछ आपका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए, इसीलिए प्रैग्मेटिज्म पर बेस्ड है प्रयोजनवाद, जो कि उपयोगिता पर बल देता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डिस्कवरी मेथड, खोज विधि। बच्चा जो है किसी पुरानी घटना के बारे में, आपने कहा इसके फैक्ट्स वगैरह ढूंढना या बहुत सारी चीजें उसके बारे में पता लगाना, डिस्कवरी खोज विधि। बच्चा खुद से एक्टिव है यहाँ पर, अगेन चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। रोल प्ले एंड ड्रामेटाइजेशन मेथड, नाटक विधि। इंग्लिश या हिंदी के जो आपके चैप्टर्स होते हैं ड्रामा बेस्ड, उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बच्चे के बहुत सारे सेंसेस एक्टिव है, बच्चा यहाँ सुन भी रहा है, देख भी रहा है, अपने डायलॉग का इंतजार कर रहा है, देख रहा है, सब कुछ कर रहा है और एक्टिविटी भी हो रही है इसमें। किसने दिया था, J.L. मोरेनो ने दिया था। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। यहाँ पर यह माना जाता है इस मेथड में कि एक बच्चे से ज़्यादा या एक व्यक्ति से ज़्यादा, जो अगर अधिक लोग होंगे तो वो ज़्यादा विचार जो हैं वो दे सकते हैं, और अगर आपने कोई समस्या रखी बहुत सारे लोगों के बीच में तो वो सब जो हैं अलग अलग आइडियाज़ देंगे, विचारों की बारिश हो जाएगी और यहाँ पे से बेस्ट आइडिया को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। एलेक्स पैक ने ऑसबर्न का दिया हुआ है ये। फिर है प्लेमे मेथड, खेल विधि, बहुत ज़्यादा प्राथमिक कक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, यूज़ होता है। फ्रेडरिक फ्रॉबल ने दिया था 1935 में। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर अर्ली चाइल्डहुड किड्स, प्राथमिक कक्षाओं के लिए सबसे अच्छा है। मॉन्टेसरी मेथड,
अच्छा, इसमें है क्या, खेल खेल में ही आप चीज़ें सिखाएंगे, करना आपको शिक्षा ही देनी है लेकिन खेल खेल के द्वारा देनी है, ठीक है। मॉन्टेसरी मेथड, मॉन्टेसरी मेथड किसने दिया है, मारिया मॉन्टेसरी ने दिया है। नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी पर आधारित है, नेचर ही सब कुछ जो है बच्चे को सिखा देगा, अपने आसपास खेलते हुए एक्टिविटीज करते हुए बच्चा चीजें सीख जाए। डल्टन विधि, ठेका विधि भी जिसे कहते हैं, लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि कहा जाता है। अगेन ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, हेलन पाकहॉस द्वारा दिया गया है, ठीक है। फिर है इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, इन पे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इंडक्टिव को समझ लो, आगमन विधि, वैसे इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी थोड़ा बहुत बताया था। यहाँ पर देखो किसने दिया है, एरिस्टोटल ने दिया है, यानी अरस्तु ने दिया है, बेकन ने इसको आगे डेवलप किया था। कैसे बढ़ते हैं इंडक्टिव विधि में, नोन टू अननोन, जो ज्ञात है उससे अज्ञात की ओर, ठीक है। इंडक्टिव मतलब एग्जाम्पल टू रूल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने पिछली बार बताया था ना, आपने बताया राम एक लड़के का नाम है, गंगा एक रिवर का नाम है, ताजमहल एक मॉन्यूमेंट का नाम है, ये सब चीजें बच्चे को पता है, ज्ञात है। उसका आपने बताया कि ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर नाउन से, तो आपने रूल बताया। स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं या एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, ठीक है। अगर हम डिडक्टिव पे आएंगे तो डिडक्टिव मेथड क्या है, निगमनात्मक विधि है, अरिस्टोटल और बेकन ने ही आपका फर्दर इसे डेवलप किया है। और इसमें हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, पहले रूल बताओगे उसके बाद जो है आप एग्जाम्पल दोगे। पहले आपने फॉर्मूला बता दिया a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, और अब आप इसके बेस इस पर सम्स दे रहे हो, ठीक है। फिर है आपका मैथ्स वगैरह टीचिंग करते वक्त जो है इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर सिंथेसिस और एनालिसिस भी मैंने आपको बताया था। एनालिसिस यानी विश्लेषण करने का मतलब क्या होता है, अगर आपने किसी चीज़ को पार्ट्स में तोड़ दिया तो इसका मतलब आपने क्या किया है, विश्लेषण किया है, ठीक है। कोई समस्या है, उसके अलग अलग तत्वों को आपने देखा तो आपने विश्लेषण किया। अगर इन तत्वों से जोड़कर आपने कोई चीज़ बना दी तो आपने सिंथेसिस, संश्लेषण किया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। पिछले पेपर को उठा के देखोगे, कंस्ट्रक्टिविज्म से बहुत क्वेश्चन आए हुए। नई अप्रोच है जो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है, यहाँ पर बच्चा क्या है, अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर रहा है। पहले ये कहा जाता था कि टीचर ही सब कुछ सिखाएगा, बच्चे का दिमाग तो कोरी स्लेट है, लेकिन आज ऐसा नहीं है, बच्चा कोरी स्लेट नहीं है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। इसी को हम संरचनावाद, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है। टीचिंग टेक्निक्स यहाँ पर कैसी होनी चाहिए, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, आपने बच्चे के सामने समस्या रखी, बच्चे को खुद सोचने दो वो किस तरीके से सॉल्व होगी, ठीक है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगा यहाँ पर, यानी आप क्वेश्चन आंसर करके, पूछताछ करके, बच्चा खुद से इंक्वायरी कर रहा है, खुद से ढूंढ रहा है चीज़ों को। कोऑपरेटिव लर्निंग, छोटे छोटे समूह बनाकर यहाँ पर एक दूसरे से यहाँ पर बातचीत करते हुए, पीयर ट्यूटरिंग यहाँ पर ज़्यादा होती है, मतलब आप एक दूसरे से ही सीख रहे हो और ग्रुप में सब चीज़ें जो हैं आप मैनेज कर रहे हो। पीयर टीचिंग होती है, एक दूसरे से आप सीखोगे, सहकर्मी शिक्षा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में लर्नर जो है एक्टिवली इन्वॉल्व है, ठीक है। बच्चा सिर्फ बैठ के सुन नहीं रहा है, बच्चा यहाँ पर क्रियाशील है, वो कर रहा है काम को। एनवायरनमेंट डेमोक्रेटिक है, बच्चे को अपनी बातें एक्सप्रेस करने का पूरा यहाँ पर मौका दिया जाता है। एक्टिविटीज एंड इंटरैक्टिव आर इंटरैक्टिव, यहाँ पर जो गतिविधियाँ हो रही हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, लगातार इंटरेक्शन चल रहा है। स्टूडेंट सेंटर्ड है, टीचर फैसिलिटेटर की भूमिका में है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में टीचर जो है हर समय आपको आके हैंड होल्डिंग नहीं कराएगा, वो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है, सुविधा दाता है, वो आपके लिए मौके या एनवायरनमेंट क्रिएट करके देगा, बाकी काम बच्चे को ही करना है। दूसरा आपका एक और है कोऑपरेटिव लर्निंग, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब क्या है, हम इंडिविजुअल से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं, स्मॉल ग्रुप्स में बांट देते हैं, जहां पर बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इंडिविजुअल एक ग्रुप का हिस्सा है, ग्रुप में सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर सकारात्मक रूप से निर्भर हैं, सब एक दूसरे से सीखेंगे। फेस टू फेस प्रोमोटिव इंटरैक्टिव, ठीक है, क्या है, आमने सामने प्रचारात्मक बातचीत हो रही है, एक दूसरे से बातचीत करके आइडियाज का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, और फिर कहीं ना कहीं समस्या का सुलझाया जा रहा है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पर अगर अच्छा ये पूछा जाए कि अगर कोई आपको काम दिया गया है तो उसके लिए किसको अकाउंटेबल ठहराओगे, किसको जिम्मेदार ठहराओगे, तो पूरा समूह भी अकाउंटेबल है उस कार्य के लिए और इंडिविजुअल की भी अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल भी तो समूह में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। सोशल स्किल्स यहाँ डेवलप होते हैं, क्योंकि आपको ग्रुप में जब भी काम करना होगा, ये याद रखना, टीचिंग एप्टीट्यूड में कभी भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, ग्रुप गेम्स खेल रहे हो, कहीं भी ग्रुप में अगर बात हो रही है तो सामाजिक कौशलों का विकास जरूर होता है उससे। फिर है आपका ग्रुप प्रोसेसिंग, यहाँ पर समूह प्रसंस्करण, ग्रुप में आप कैसे काम करोगे वो आप सीखते हो, ठीक है, ये कोऑपरेटिव लर्निंग है।
कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट कैन बी इफेक्टिवली क्रिएटेड बाय, कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन है आपका, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने कोऑपरेटिव लर्निंग और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कराया है आपको, इस पे क्वेश्चन आने लग गए बहुत ज्यादा। फॉर्मिंग स्मॉल मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप्स ऑफ लर्नर्स, गिविंग इंडिविजुअल टास्क टू स्टूडेंट्स, गिविंग ग्रुप एक्टिविटीज टू स्टूडेंट। अब कोऑपरेटिव लर्निंग की बात हो रही है तो ऑब्वियसली हम यहाँ समूह की बात करेंगे, तो फर्स्ट आपका ऑप्शन सही है, यहाँ पर मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप्स हो रहे और गिविंग ग्रुप एक्टिविटीज भी सही है। इंडिविजुअल टास्क देना कोऑपरेटिव लर्निंग में नहीं होगा, यानी 1 और 3 ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे, which of the following option is related to constructivism? Knowledge is not passively received but actively built. Learning is seen as a passive process. It is teacher centric approach. None of the above. तो देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्या होता है, ज्ञान निष्क्रिय रूप से नहीं जाता, बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान अर्जित करता है, तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक। तो अब आपसे पूछा गया, आपको कुछ मेथड्स या कुछ आपको एक्टिविटीज दे दी गई हैं जो क्लासरूम में कराई जा सकती है, इनमें से कौन सी ज्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक है ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जिसमें एक्टिव होंगे वो ही मेथड आपका सही होता है। तो यहाँ पर सेमिनार, वर्कशॉप, लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन में से ग्रुप डिस्कशन में सभी बच्चे जो हैं एक्टिव होंगे, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक एक्सेप्शनल चाइल्ड, यानी कि विशिष्ट बालक। एक्सेप्शनल चाइल्ड हम किसे कहते हैं, सिर्फ उसे नहीं जिसे कोई प्रॉब्लम है या जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। एक्सेप्शनल चाइल्ड में आपके सभी आ जाएंगे, प्रतिभाशाली बच्चे, क्रिएटिव बच्चे, ठीक है, बैकवर्ड चाइल्ड, सब आ जाते हैं। ऐसे सभी बच्चे जो नॉर्मल या एवरेज से अलग कुछ हट के दिखा रहे हो, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो, ठीक है, और इस तरीके से कि उनके लिए हमें एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में कुछ विशेष चेंज करना पड़ेगा, तभी वो लाभान्वित हो पाएंगे। अगर इसका कर्व देखें तो ऐसा बेल शेप कर्व बनता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इसे कहते हैं, ठीक है। ये जो बीच का ब्लू आप सेक्शन देख रहे हैं, ये एवरेज बच्चे होते हैं। सामान्यतः हमें सभी बच्चे इसी ग्रुप में दिखाई देंगे। अब एवरेज से बहुत अच्छा जो होता है वो बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, ये एक्सेप्शनल में आएंगे, और एवरेज से कम भी बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, ये भी एक्सेप्शन में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैकवर्ड चाइल्ड। बैकवर्ड चाइल्ड जिसे हम पिछड़ा बालक कहते हैं। पिछड़ा बालक जो होता है, ध्यान रखना है, उसका आईक्यू कम नहीं है, उसे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में कमजोर होता है वो, ठीक है। पढ़ाई में कमजोर होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आईक्यू भी 0 है, ठीक है। तो शोज एजुकेशनल बैकवर्डनेस, मतलब जो उसकी क्लास में उसके नंबर सबसे कम आते होंगे, रैंक सबसे पीछे रहती होगी, अदरवाइज उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमें स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ेंगे, वेरिड टीचिंग मेथड्स जो उसकी लर्निंग को केटर करते हों, उन्हें हमें चेक करना चाहिए। गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, ये हर तरह में सुपियोरिटी दिखाते हैं, चाहे हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, एजुकेशनल अचीवमेंट की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, सोशल पर्सनालिटी की बात करें, ये हर चीज़ में ज़्यादा ही प्रतिभाशाली है ना, तो अच्छे दिखाते हैं, ये अपने आप को एक अच्छे लेवल पर दिखाते हैं। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए हमें क्या करना चाहिए, इनके लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ अरेंज करनी चाहिए। अगर कोई टेस्ट भी डिज़ाइन किया जा रहा है तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर रखने चाहिए जो एक गिफ्टेड स्टूडेंट को कहीं ना कहीं इंगेज कर दे, थोड़े से टफ लेवल पे होने चाहिए। एक्स्ट्रा टाइम इनके पास सेव हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल क्लासरूम की एक्टिविटीज़ तो ये पहले ही कर लेते हैं, तो इनको हमें उस समय के लिए कुछ और काम देना चाहिए। टैलेंटेड क्यों होते हैं क्योंकि, तो इनके लिए और इनके टैलेंट को निखारने के लिए एक्स्ट्रा काम देना चाहिए। फिर है क्रिएटिव चिल्ड्रन, ओरिजिनलिटी एंड नोवेल्टी इन आइडियाज एंड एक्टिविटीज। एक चीज और ध्यान रखेंगे, क्रिएटिव चिल्ड्रन गिफ्टेड हो सकते हैं, लेकिन हर गिफ्टेड चाइल्ड क्रिएटिव हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। क्रिएटिविटी एक अलग चीज है। क्रिएटिविटी मतलब कोई डल बच्चा भी है ना, वो भी क्रिएटिव हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ नया एकदम अनोखा लेकर आता है, न्यूनेस होती है उसके आइडियाज में, उसके काम में। तो ओरिजिनलिटी होना, मौलिकता होना, ये क्रिएटिव चिल्ड्रन की पहचान है। और इसके बारे में हमने, क्रिएटिविटी के बारे में हमने पिछले वाले उसमें बात की थी आपके वीडियो में, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड इसके लिए बेस्ट रहता है। इसके अलावा क्रिएटिव चिल्ड्रन क्या शो करते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, डाइवर्जेंट थिंकिंग शो करते हैं। फिर हैंडीकैप चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो हैंडीकैप में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। फिजिकली हैंडीकैप, शारीरिक रूप से जो हैंडीकैप है। अब इनके लिए हम क्या, देखिए आप स्कूल में क्या क्या प्रावधान करेंगे, सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, आपको क्या देखना है, इनके बैठने की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, टेबल चेयर वगैरह जो है इनके लिए अप्रोप्रिएट हो, ताकि इन्हें बैठने में कोई दिक्कत ना हो। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन अगर होंगे, देखो अगर ये हैंडल किए जा सकते हैं तब तो इन्हें आप इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में पढ़ाओगे नॉर्मल स्कूल में। अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा हाई ऐसी रिक्वायरमेंट है इनकी कि इनको वहाँ नहीं पढ़ाया जा सकता, तो इनके लिए सेपरेट स्कूल्स होते हैं। अदरवाइज एमआर बच्चों को छोड़कर बाकी सबको इंक्लूसिव सेटअप में पढ़ाया जा सकता है। इंक्लूसिव सेटअप मतलब जहाँ पर हम कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स अगर अपने स्कूल वगैरह में कर दें तो हम हर तरह के बच्चे की नीड्स को यहाँ पर केटर कर सकते हैं।
फिर ब्लाइंड एंड नियर ब्लाइंड चिल्ड्रन के लिए क्या आपको चेंजेस करने चाहिए भाई? अगर नियर ब्लाइंड देखने में थोड़ी सी दिक्कत है, अल्प दृष्टि बाधित है, बच्चे को आगे बिठाइए, ब्लैक बोर्ड पे बड़े अक्षरों में लिखिए, साफ साफ लिखिए। अगर बिल्कुल ही ब्लाइंड बच्चा होगा तो इसके लिए ऑडियो बुक्स का इंतजाम किया जा सकता है, ब्रेल वाली जो किताब है उसका इंतजाम किया जा सकता है। फिर डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब इन सभी के अकॉर्डिंग क्या क्या आपको चेंजेस करने हैं वो आपको चेक करना है, ठीक है। फिर डिफेक्टिव इन स्पीच, ऐसे बच्चों के साथ एक चीज़ और आपको देखनी है कि टीचर का रवैया सिंपैथेटिक होना चाहिए। आपको इन्हें कहीं से भी बुरा फील नहीं करवाना है, क्योंकि ऑलरेडी इनका कॉन्फिडेंस लो होता है और फिर ये नॉर्मल क्लासरूम के साथ जो है नहीं चल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टीचर को जो है एम्पैथेटिक इनके साथ रवैया रखना है, और दूसरा जितनी भी तरीके की एजुकेशनल हम इनको दे सकते हैं सुविधाएं वो हमें प्रदान करनी है। फिर है डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन, जुवेनाइल डेलिंक्वेंट आते हैं आपके 18 वर्ष से नीचे वो बालक जिनका अगर एंटी सोशल बिहेवियर इस हद तक बढ़ जाए कि उनके ऊपर हमें कानूनी रूप से कोई कार्रवाई करने की जरूरत पड़ जाए, तो ये क्या हो जाते हैं आपके बाल अपराधी कैटेगरी जो हो गई आपकी, ठीक है। जुवेनाइल डेलिंक्वेंट एंटी सोशल बिहेवियर होता है, इनडिसिप्लिन होते हैं, इमोरल होते हैं, ऐसे बच्चों के ऊपर भी प्रॉपरली गाइडेंस देने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। ये आपके हिंदी में भी लिखे हुए आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन देखेंगे, हाउ कैन अ फेल स्टूडेंट बी एनकरेज टू स्टडी सिंसियरली इन द सेम क्लास, ठीक है। तो बच्चा फेल हो गया है, ठीक है, पिछड़ा बच्चा है, तो आप उसे कैसे आप गाइडेंस देंगे कि वो फिर से उस क्लास में दोबारा पढ़े, क्लास रिपीट करनी है। टीचर्स काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, गार्जियंस काउंसलिंग, स्टूडेंट एसोसिएशन, तो आप क्या करोगे यहाँ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दोगे, मनोवैज्ञानिक परामर्श दोगे, क्योंकि मेनली हमें उसका क्या है मेंटल माइंडसेट जो है उसको सही करना है। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे जो है शर्म महसूस करते हैं, उनके साथ वाले सारे आगे बढ़ चुके हैं और उन्हें अब क्या करना है अपने से छोटे क्लास के बच्चों के साथ पढ़ना है, तो आपको यहाँ पर बच्चे को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देनी पड़ेगी। फिर आएंगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ स्लो लर्नर, स्लो लर्नर की करेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सी नहीं है? लिमिटेड वोकेबुलरी, शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लिमिटेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो ये लिमिटेड वोकेबुलरी शब्दकोश जो है वो छोटा होगा, बिल्कुल होगा, अटेंशन ज़्यादा देर तक नहीं दे पाएंगे, और इंटरेस्ट ज़्यादा रुचियाँ होंगी नहीं क्योंकि धीरे धीरे सीखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है अमूर्त रूप से सोचना, दिमाग में ही चीज़ों को कैलकुलेट कर लेना, इमेजिन कर लेना, वो हमें स्लो लर्नर में नजर नहीं आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्रिएटेड गिफ्टेड चिल्ड्रन की कैरेक्टरिस्टिक दे देंगे और आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन को और टफ बनाना होगा तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर आपकी कैरेक्टरिस्टिक देंगे, और यहाँ पर फिर ऑप्शन में देंगे 1 2, बी में दे देंगे 1 2 3, ऐसे करके आपके और ऑप्शंस को वो इंक्रीज करके आपकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा में कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो आप क्या करेंगे? उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, उस पर अतिरिक्त ध्यान देंगे, बहुसंवेदी तकनीक का प्रयोग शिक्षण में करेंगे, बी और सी दोनों। देखो जब आपके पास ना एक्सेप्शनल चाइल्ड होता है तो आपकी टीचिंग मेथड्स कैसी होनी चाहिए? वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड्स यूज करोगे, ठीक है। वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड्स, आपकी शिक्षण विधियां एक प्रकार की नहीं होनी चाहिए, कई प्रकार की होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज आप यूज करोगे, जो बच्चा देख के नहीं करेगा वो सुन ले, मतलब या फिर सुन के नहीं सीख सकता तो वो कार्य करके कर ले। इसके अलावा मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज करोगे, मल्टी सेंसरी अप्रोच, बहुसंवेदी उपागम, ठीक है, बहुसंवेदी उपागम। तो यहां पर भी आपका सही आंसर क्या होगा? मल्टी सेंसरी अप्रोच। और अतिरिक्त ध्यान देंगे बी और सी दोनों, तो यहाँ डी ऑप्शन आ जाएगा आपका, डी, बी और सी दोनों ही सही है यहाँ पे, तो डी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन। तो क्रिएटिव चिल्ड्रन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? एक्सप्रेशन ऑफ ओरिजिनल थॉट्स, क्रिएशन ऑफ पोएम और स्टोरी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो देखो दोनों में ही नवीनता दिखाई दे रही है कि अगर वो अपने ओरिजिनल थॉट्स को एक्सप्रेस करे और कोई नई जो पोएम या स्टोरी है क्रिएट कर दे, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां विद्यार्थियों में भावनात्मक कौशल को विकसित करने में सहायक होंगी? तो देखो यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि हम फिजिकल स्किल्स अगर बच्चों के अंदर डेवलप करने हैं तो हम स्पोर्ट्स वगैरह का सहारा लेते हैं। अगर हमें बच्चों के अंदर इमोशनल स्किल्स डेवलप करने हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम नृत्य और नाटक को प्रेफरेंस देंगे। को करिकुलर एक्टिविटीज, नृत्य, नाटक, डांस, ड्रामा वगैरह ये सब जो है बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं उनके अंदर भावनात्मक कौशल, इमोशनल स्किल्स को डेवलप करने के। इसके अलावा सोशल स्किल्स के लिए मैंने आपको बताया जितनी भी ग्रुप एक्टिविटीज होंगी और आपका स्पोर्ट्स भी उसके अंतर्गत आता है, इसमें भी बच्चा टीम स्पिरिट वगैरह वाली चीजें सीखता है। फिर देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन। अब उसी में मैंने आपको बता दिया है
इंक्लूड्स बोथ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एज वेल एज नॉर्मल चिल्ड्रन। इंक्लूसिव के बारे में मैं पिछली बार भी बात की थी, सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए नहीं होती है, नॉर्मल बच्चों के लिए भी होती है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा में दोनों तरह के बच्चे आते हैं। टीचिंग मेथड्स, वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स यूज करनी चाहिए और मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलेंगे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन देखो, अनुशासन पे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अनुशासन अब आपका क्या है, यहाँ पर 3 तरह के अनुशासन की बात की गई है। एक तो होता है रिप्रेशनिस्टिक, दमन से नियंत्रित, पनिशमेंट, आपने नियम बता दिए भाई आपको ये फॉलो ही करने और अगर आपने नहीं किए तो यहाँ पर आपको दंड दिया जाएगा। यानी एक अथॉरिटी है, ऊपर से कोई अथॉरिटी है जो आपको ये सब बता रही है, ये है दमनात्मक, ठीक है। फिर है आपका इम्प्रेशनिस्टिक, मुक्ति व प्रभाव पर आधारित, ठीक है। मुक्ति व प्रभाव पर आधारित मतलब या तो आप बच्चों को बिल्कुल खुला छोड़ दीजिए, उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए अपने डिसीजन लेने के लिए। और प्रभावात्मक कहने का मतलब होता है टीचर बच्चे के सामने इस तरीके के गुण दर्शाए कि बच्चा उससे प्रभावित होकर अपने अंदर उन गुणों को अपना ले, ठीक है। यह है इम्प्रेशनिस्टिक और इस पर भी बहुत बल दिया जाता है, ये व्यापक अवधारणा है। अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें कि आज स्कूलों में किस तरह के डिसिप्लिन की बात होती है, तो वो सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन की बात होती है। आधुनिक अनुशासन जो है स्व अनुशासन है। और ये कैसे डेवलप होता है, बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले कार्य देकर। बच्चों को अगर आप जिम्मेदारी वाले कार्य देंगे तो बच्चों के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन जो है आने लगता है। इसके अलावा कुछ और टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन होते हैं। नेचुरल डिसिप्लिन हम किसे कहते हैं, जब प्रकृति खुद सिखा दे, ठीक है। जैसे बच्चा आग में उंगली डालेगा, उसका हाथ जल जाएगा, अगली बार से उसे पता है कि मुझे इसमें उंगली नहीं डालनी, तो जो काम का परिणाम अच्छा होगा उसे वो करेगा, जिस काम का परिणाम गलत होगा तो उसे वो नहीं करना, ये प्रकृति उसे खुद सिखा देगी। ये है नेचुरल डिसिप्लिन, प्राकृतिक। अथॉरिटेटिव डिसिप्लिन यही आएगा जहां आपको रूल्स पहले से ही डिफाइन करके दे दिए जाते हैं, भैया आपके ये रूल्स है, ये नियम है, आपको फॉलो करना है, नहीं करोगे तो अब आपका क्या होगा, यहाँ पर आपको दंड दिया जाएगा। सामाजिक अनुशासन, सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी हमें चलना होता है। अगर भाई समाज ने भी अपने कुछ नियम कायदे बना रखे हैं, आप खुद सोचो, आप समाज के नियमों के साथ साथ चलोगे तो आपको बहुत क्या कहते हैं प्रेज मिलती है, ठीक है, आपको सम्मान मिलता है। लेकिन अगर आप समाज के नियमों के खिलाफ जाते हो तो आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा उनकी बैकलैश का सामना करना पड़ता है या फिर ऑपोजिट जो है उनका सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर सोशल डिसिप्लिन मतलब आप समाज के जो नियम कायदे हैं उनको आप यहाँ पर फॉलो करोगे, वो भी एक डिसिप्लिन आपके अंदर ले आता है। फिर व्यक्तिगत अनुशासन, पर्सनल डिसिप्लिन, एक व्यक्ति के अपने खुद के कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स बन जाएं जिनके अकॉर्डिंग जो है वो जब जीता है तो वो पर्सनल डिसिप्लिन हो गया, ठीक है। हमारा एक रूटीन बन जाए, हमें सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे एक्सरसाइज करनी है, इतने बजे हमें खाना खा लेना, ये हमारा पर्सनल अपना खुद का डिसिप्लिन हो गया, ठीक है। फिर हो गया आपका क्वेश्चन, देखेंगे इस पे, हाउ विल यू डेवलप द क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट्स एज अ टीचर, बाय ऑफरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम, बाय गिविंग देम नॉलेज अबाउट रूल्स ऑफ कंडक्ट, बाय बैनिशिंग देम फ्रॉम स्कूल, बाय मेकिंग देम फॉलो द रूल्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले कार्य देते हैं तो बच्चों में डिसिप्लिन आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, मापन, आकलन और मूल्यांकन। मेजरमेंट क्या है, स्कोर दे रहे हो जब आप, ठीक है, टेस्ट लेते हो ना, 10 में से 5 आए, ठीक है, या फिर आपने लास्ट में दिया 100 में से 80 आए, एग्जाम्स में देते हो, तो ये स्कोरिंग जो होती है ये मेजरमेंट होता है। मापन क्वांटिटेटिव है, जहां आप एक डेफिनेट नंबर बच्चे को दे रहे हो, ठीक है, क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है। असेसमेंट क्या होता है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन और एविडेंस, साल भर आपने बच्चे की अलग अलग एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, ठीक है, सिर्फ टेस्ट में नहीं, टेस्ट के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज में, बच्चा पंक्चुअलिटी में कैसा है, डिसिप्लिन में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, को करिकुलर एक्टिविटीज में कैसा है, ठीक है, क्लासरूम में कैसे अब बिहेव कर रहा है, उसके बाद वो नीट एंड क्लीन ड्रेस पहन के आ रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ों का आपने एक पूरा रिकॉर्ड रखा उसका, वो हो गया असेसमेंट, आकलन, ठीक है। पढ़ाई का भी आएगा लेकिन आकलन में क्या है, आपकी पूरी एक रिकॉर्ड रख ली जाती है। क्लासरूम असेसमेंट इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, भाई आपके 3 टाइप के क्या होते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये कब है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है, टीचर ये चेक करना चाहती है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं, या फिर कहाँ पर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। टीचर ने एक छोटा सा टेस्ट लिया, उस टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर टीचर ने ये एनालाइज किया कि कितने बच्चों को समझ में आया, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सीखने के लिए आकलन, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन। यहाँ पर अभी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है, स्ट्रेंथ और वीकनेस चेक हो रही है बच्चों की, और टीचर यहाँ प्रोसेस को मॉडिफाई कर सकती है, टीचर के लिए एक फीडबैक के रूप में भी कार्य करता है। सेकेंड है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी आपका सीखने का आकलन।
तो आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म होने के बाद क्या कर रहे हो, अब आप देख रहे हो बच्चे ने कितना सीख लिया, तो वो है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब आप अचीवमेंट चेक कर रहे हो बच्चे ने कितना सीख लिया है, ठीक है। तो ये होता है आपका लास्ट में, ये आपके फाइनल एग्जाम्स हो गए या टर्मिनल एग्जाम्स हो गए, या अभी हम ऐसे पढ़ेंगे समेटिव असेसमेंट। और ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है इसमें कुछ भी आ सकता है, आपने होमवर्क दिया, आपने कोई प्रोजेक्ट दिया, आप कुछ भी यहाँ पे करवा सकते हो, बच्चे का छोटा सा टेस्ट, आपने ओरल क्वेश्चंस पूछ लिए, और जो आपके एफए होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट स्कूलों में जो होते हैं वो भी आपके इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यहाँ सुधार का कोई मौका नहीं है, यहाँ पर खत्म हो चुकी है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसके बाद हो रहा है। और फिर है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग मतलब जब आपका आकलन हो रहा है तब भी आप सीख रहे हो, तो ये कब होता है, यहाँ पर आता है पीयर या सेल्फ असेसमेंट। या तो देखिए आपने कुछ क्या, आपने प्रिपेयर किया कुछ भी और आपने एक अपने फ्रेंड से कहा कि भाई मुझसे इसके क्वेश्चंस पूछ लो, ठीक है, तो वो पीयर असेसमेंट हो गया। वो क्या है, जब पीयर आपका असेसमेंट कर रहा है तब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो, किसी का नहीं दे पा रहे हो, आप याद कर रहे हो, तो उसमें ही आपकी सीखना हो रहा है या फिर लर्निंग हो रही है, तो वो पीयर असेसमेंट है। या सेल्फ असेसमेंट, आपने कोई टॉपिक तैयार किया और खुद से आप एमसीक्यू लगा रहे हो, सेल्फ असेसमेंट हो गया। यहाँ पर क्या है, आपका असेसमेंट जो है वो आपका लर्निंग के रूप में ही काम आ रहा है। तो ये 3 टाइप्स होते हैं आपके। फिर आगे बढ़ेंगे, इवैल्यूएशन क्या होता है, एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट। आपने मेजरमेंट के स्कोर लिए, असेसमेंट का आपने पूरा रिकॉर्ड लिया, उसके बेसिस पे आप टीचर जो है फाइनल एक जजमेंट देती है, इसे हम वैल्यू एडेड जजमेंट भी कहते हैं। इवैल्यूएशन का अगर आपको डायरेक्टली आ जाए, वैल्यू एडेड जजमेंट, मूल्यवर्धित निर्णय होता है, ठीक है। फिर देखेंगे, अब आपका जो मूल्यांकन है उसके बाद ये लास्ट में रिपोर्ट कार्ड में आता है ना आपका ग्रेड, या फिर आपका वो आता है कि किस तरीके इसका रिमार्क दे देती है टीचर कि आपका फाइनल परफॉर्मेंस रहा कैसा, तो ये जो है वैल्यू एडेड जजमेंट मूल्यांकन है। अब हम आते हैं आपके एफए, ऐसे, ठीक है, क्या है ये टोटल मिला के, CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत का मतलब क्या होता है, लगातार, व्यापक का मतलब होता है सभी क्षेत्रों में। तो बच्चे का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। और साल भर आप जब बच्चे का मूल्यांकन करते हो उसमें आप क्या करते हो, एक तो फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते हो, कितने फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते हो, 4 एफए होते हैं आपके और 2 समेटिव असेसमेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है आपका एफए में, जैसा कि मैंने बताया कोई भी एक्टिविटी आप ले सकते हो, 4 बार जब आपका होगा, इसका टोटल वेटेज 40% होता है। पहले आप लोगे FA1, ठीक है, फिर होता है FA2, इसके बाद होता है SA1, ठीक है, पहला हुआ, फिर होगा FA3, FA4 और फिर होता है SA2 यानी फाइनल एग्जाम। और ऐसे का जो वेटेज होता है वो होता है आपका 60%। और टोटल मिलाकर फिर आपको जो फाइनल ग्रेड मिलता है वो 9 पॉइंट स्केल पे मिलता है, जिसे हम CGPA, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज कहते हैं। ये CCE पैटर्न है आपका जो CBSE लेकर आया था RTE के बाद। नेक्स्ट जो आपका चल रहा है वो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है आपका, ये आजकल बहुत चल रहा है, विद्यालय आधारित आकलन। बेसिकली अब ये कहा जा रहा है कि जो असेसमेंट है ना बच्चे का, वो अलग से मत करो, बच्चे को ऊपर प्रेशर मत डालो। जब बच्चे को तुम एक्टिविटीज करा रहे हो उसी समय उसका असेसमेंट कर दो, बच्चे को पता भी ना चले कि असेसमेंट हो भी गया। वो कोई एक्टिविटी कर रहा था, उसी में टीचर ने असेसमेंट कर भी लिया। एक तो टीचर के ही द्वारा हो रहा है, ठीक है, इंटरनल ही हो रहा है, स्कूल में जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वही आपको ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी के थ्रू जो है आपसे उसी समय क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसका असेसमेंट हो भी गया, बच्चे को पता भी नहीं चला, तो कोई प्रेशर भी नहीं है और इन्वॉल्व हो गया है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट में असेसमेंट इज इंटीग्रेटेड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में ऑलरेडी उसमें इंटीग्रेट कर दिया गया, उसी में मिला दिया गया है आकलन को। चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है, बच्चे पर आधारित ही है ये। असेसमेंट बाय स्कूल टीचर्स इन द स्कूल इटसेल्फ। देखो चाइल्ड सेंटर हम इसलिए भी कह रहे हैं ना क्योंकि हर बच्चे की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, सब बच्चे एक जैसा नहीं परफॉर्म कर सकते। अब आप जब नॉर्मल आप एग्जाम लेते हो या टेस्ट लेते हो वहाँ पर तो क्या है, सबको एक जैसा क्वेश्चन पेपर मिलेगा, लेकिन आप अगर आप एक्टिविटी करा रहे हो एक्टिविटी अलग अलग करा सकते हो और बच्चे के अकॉर्डिंग जो है आप असेसमेंट ले सकते हो, जिस बच्चे की जैसी भी एबिलिटीज़ होंगी। फिर असेसमेंट बाय स्कूल टीचर्स इन स्कूल इटसेल्फ, स्कूल में ही हो जाएगा, स्कूल टीचर्स के ही द्वारा हो जाएगा। और असेसमेंट जो है यहाँ पर लर्निंग बच्चे की कितनी हो रही है उसी पे ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है, बजाय इसके कि हम चेक करें कि बच्चे ने क्या अचीव कर लिया है, बच्चे को रैंक वगैरह दे। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का लर्निंग जो है वो कितना हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट। अब जब आप टेस्ट लेते हो तो टेस्ट में आप क्वेश्चंस रखते हो, तो एक अच्छे टेस्ट की, एक अच्छे परीक्षण की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट। एक ही टेस्ट जो है आपने अगर बार बार भी दिया है तो आपके स्कोर्स में ज़्यादा फर्क नहीं आना चाहिए, वैसे ही स्कोर्स आने चाहिए। तो वो क्या होती है, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, पुनरावृत्ति और निरंतरता। दूसरा है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है
आप क्या टेस्ट करना चाहते हो वो टेस्ट आपने इसी तरीके से बनाया हो कि जिस क्वेश्चंस को या जिस नॉलेज को आप टेस्ट करना चाहते हो वही चीज को वो टेस्ट करे, उसके अलावा कुछ और नहीं। ठीक है, तो वैधता का मतलब क्या है? सटीकता, कितने सटीक रूप से आप जो है चेक करना चाहते हो बच्चे की नॉलेज, वो चेक हो रही है। फिर है ऑब्जेक्टिविटी, टीचर की बायसनेस यहाँ रोल प्ले नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर आपने मार्किंग स्कीम इस तरीके से रखी है कि वहाँ पर टीचर बिल्कुल भी बायस होकर कोई नंबर ज़्यादा या कम नहीं कर सकती। तो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, जैसे आपके एमसीक्यू होते हैं, फंडा बैंक्स होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव है। और ईजी मार्किंग होनी चाहिए, बहुत टफ नहीं होनी चाहिए मार्किंग करना। अब देखेंगे क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है व्याख्यान आधारित शिक्षा शास्त्र, शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र या पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा शास्त्र। तो हमने देखा था सब, एक तो चाइल्ड सेंटर्ड है और दूसरा हमने देखा था गतिविधि आधारित है, एक्टिविटी बेस्ड है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरिंग टेक्निक्स आर ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, यूजेबिलिटी, ये चारों ही होंगे। यूजेबिलिटी भी होता है, ठीक है, उपयोगिता भी होनी चाहिए, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की समझ को सबसे अच्छी तरीके से मूल्यांकित कर सकता है। आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन दे देंगे और देखेंगे किसमें आपकी रटने की क्षमता ज़्यादा चेक हो रही है, किसमें आपकी समझने की क्षमता ज़्यादा चेक हो रही है। तो समझने की क्षमता यहाँ पर किसमें चेक हो रही है? भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई डैश को राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, भारत की राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए, संतुलित आहार किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखो, जब यहाँ पर आपसे ये पूछा गया कि बैलेंस डाइट किसे कहा जाता है, आपको एग्जाम्पल भी देने, यानी आपको समझ में आना चाहिए संतुलित आहार का कॉन्सेप्ट, बाकी सब आप रट के भी बता सकते हो। फिर है आपका नेक्स्ट, टीचर एबिलिटीज एंड क्वालिटीज। तो एक शिक्षक के अंदर क्या क्षमताएं होनी चाहिए, क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए। तो देखेंगे सिंपैथेटिक रवैया होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, बच्चों के प्रति आपका एम्पैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए, बच्चे आपसे इजीली अपनी बात कह सके, आप बच्चों की समस्याओं को सुने, उनको सुलझाएं, ठीक है, तभी बच्चे जो हैं आपके साथ एक मित्रवत व्यवहार रख पाएंगे। फिर देखिए फ्रेंड एंड गाइड होना चाहिए। देखो वैसे तो हम सुविधादाता बेस्ट है इसका आंसर, अगर फिर भी रिलेशनशिप पूछ ले तो मित्रवत होना चाहिए, ठीक है, फ्रेंड एंड गाइड, ठीक है, गाइड यानी कि आप क्या कर रहे हो, मार्गदर्शक भी हो बच्चों के। फिर है फैसिलिटेटर यानी सुविधादाता, आइडियल एक आदर्श के रूप में, ताकि जो गुण आप बच्चों में लाना चाहते हैं वो गुण आपको बच्चों के सामने दिखाने भी हैं, ठीक है, यानी अगर आप चाहते हो बच्चों के अंदर पंक्चुअलिटी हो तो आपको खुद भी टाइम पे आना है, तभी बच्चे उससे प्रभावित होकर अपने जीवन में उन्हें उतारेंगे। कमांड ओवर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नॉलेज तो मस्ट है बच्चे के अंदर, अगर आपको बच्चे को सिखाना है तो ऑब्वियसली आपकी नॉलेज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। एबिलिटी टू एक्सप्रेस, अगर ये है भी लेकिन अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो भी ये आपका काम नहीं आएगा। तो एक्सप्रेस करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, तभी आप बच्चों के साथ एक अच्छा रैपो एस्टैब्लिश कर पाओगे और बच्चे आपसे आसानी से अपनी बात कह पाएंगे। तो ये कुछ आपकी एबिलिटीज एंड क्वालिटीज हैं। इसके ऊपर बेस देखेंगे, एक शिक्षक को सभी छात्रों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्रवत व्यवहार, समान व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार, निस्वार्थ व्यवहार। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि देखते ही बस मित्रवत पे नहीं टिक करना है, उससे भी बेटर ऑप्शन हमें दिख रहा है समान व्यवहार। भाई सभी बच्चों के साथ इक्वल आपको बिहेवियर करना है, बिहेव इक्वली, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देख कर करना है, ये नहीं कि जो हमने पढ़ा है बस उसी बेसिस पे थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन को समझ के फिर देखना है, अगर हमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा मिल रहा है हम उसको चेक करेंगे। फिर देखिए व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन प्रेजेंट टाइम, फैसिलिटेटर, सोशल वर्कर, स्पीकर, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है फैसिलिटेटर, सुविधादाता है। फिर प्रभावी शिक्षण निर्भर करता है शिक्षक की शारीरिक संरचना पर, शिक्षक के पहनावे पर, शिक्षक के ज्ञान पर, शिक्षक के व्यवहार पर। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन शिक्षक के ज्ञान पर है। फिर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में देखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान। देखो इस पे क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपका इन्हीं पॉइंट्स में से बन सकता है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। यूज टू सॉल्व इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। देखिए टीचर के सामने जो भी कोई क्लासरूम में अगर कोई समस्या आ रही है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए टीचर एक छोटी सी रिसर्च कंडक्ट कर सकता है, उसी को हम एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। जो रिसर्चर होता है वो डायरेक्टली उस प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ होता है और अपनी एक लोकल लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो इमीडिएट प्रॉब्लम यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, रिसर्चर डायरेक्टली उससे जुड़ा हुआ है। रिजल्ट जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर मैं अपनी एक 8th क्लास को पढ़ा रही हूँ, वहाँ पे मुझे कोई समस्या आ रही है कि बच्चे होमवर्क करके नहीं ला रहे, उसके लिए मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को, मैंने ढूंढने की कोशिश की उसके कॉजेज क्या हैं, फिर एक रिसर्च कंडक्ट करके मैंने उसका सोल्यूशन निकाला। अब इस रिजल्ट को मैं सभी क्लासेस पे जनरलाइज नहीं कर सकती, सभी पे यूज नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरी क्लास की एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर मैंने वो सोल्यूशन निकाला था। तो रिजल्ट कैन नॉट बी जनरलाइज। या फिर आप मान लो उन क्लासेस को छोड़ो, आप और स्कूलों में या और देशों में नहीं कर सकते। बहुत सारी रिसर्चेज ऐसे होती है जिनके रिजल्ट जो है और जगह भी अप्लाई किए जा सकते हैं, लेकिन एक्शन रिसर्च के रिजल्ट जो है वो जनरलाइज नहीं किए जा सकते। और कोई नई थ्योरी यहाँ से डेवलप नहीं होती, कोई नया सिद्धांत डेवलप नहीं होता, बस हम क्या कर सकते हैं, अपनी इमीडिएट प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालते हैं, या फिर
हम अपने जो डिसीजन हमने लिए हैं उनको सुधार सकते हैं। अगर हमें कोई डिसीजन लिया था लेकिन हमें उसमें कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा, तो उसको सुधारने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एक्शन सर्च कर सकते हैं। और स्कूल के सभी क्षेत्रों से ये जुड़ा हुआ होता है, चाहे टीचर प्रॉब्लम हो, स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो, इसमें हम ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे टॉपिक कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है आपका, जिसे हम संप्रेषण या संचार कहते हैं, अब कितने टाइप के होते हैं फटाफट ये देख लेते हैं। तो वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब क्या है, यहाँ पर है आपका शब्दों का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। वर्बल का मतलब क्या है, शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो इसमें यूज ऑफ वर्ड्स किस में हो सकता है, ओरल में हो सकता है, मैं बोलकर शब्दों का प्रयोग करते हुए आपसे बात कर सकती हूँ, कम्युनिकेट कर सकती हूँ, या रिटन कुछ लिखकर, ठीक है, लेटर वगैरह लिखकर भी मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकती हूँ। नॉन वर्बल में क्या आ जाते हैं, जहां हम शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे। अब इस केस में क्या आते हैं, जेस्चर, पोस्चर, अपीयरेंस, मैं कैसे खड़ी हूँ, कैसे बात कर रही हूँ, कभी हम हाथ के इशारों से या चेहरे के हाव भाव से या सिर्फ आंखें हिलाकर ये जो बात कर रहे हैं ना बिना शब्दों के, ये सब क्या है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं, गैर मौखिक संचार में। इसके अलावा कम्युनिकेशन होता है आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या हो गया, जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी स्कूल वगैरह का हिस्सा हो, तो आप अपने सबऑर्डिनेट के साथ कैसे बात करोगे, या आपसे जो सुपीरियर हैं उनके साथ कैसे बात करोगे, तो वो फॉर्मल होगा, ठीक है। और अगर आप इनफॉर्मल, आप अपने दोस्तों के साथ बात करो, परिवार मित्रों के साथ बात करो, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, अनौपचारिक जिसे कहते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन, यहाँ बिजनेस कम्युनिकेशन नाम है, लेकिन अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करें, स्कूल या कॉलेज की, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो किस तरीके का कम्युनिकेशन हो सकता है। एक तो होता है इंटरनल, जब स्कूल के अंदर ही जो आपके लोग हैं, टीचर्स, प्रिंसिपल्स और स्टाफ मेंबर्स जो हैं, वो आपस में बात करेंगे, तो एक इंटरनल हो गया। अगर आप स्कूल के बाहर के लोगों के साथ भी बातचीत कर रहे हो, पेरेंट्स हो गया, कम्युनिटी के कुछ और मेंबर, तो वो एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में कैसा हो सकता है, अपवर्ड, जब कोई टीचर मान लो प्रिंसिपल को कोई एप्लीकेशन दे रहा है, ठीक है, अपवर्ड हो गया वो, आप अपने सुपीरियर से बात करोगे तो अपवर्ड। और डाउनवर्ड में क्या हो गया, अगर प्रिंसिपल ने कोई ऑर्डर्स दिए हैं किसी टीचर्स को, तो वो डाउनवर्ड हो गया। ये दोनों किस में आते हैं, वर्टिकल में, ठीक है, वर्टिकल ऐसे में। हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, एक टीचर दूसरे टीचर से बात कर रहे हैं, दोनों सेम लेवल पे है ना, ठीक है, ये भी पीजीटी है मान लो, ये भी पीजीटी है, तो क्या है, ये जब आपस में बात करेंगे हॉरिजॉन्टल, एक ही पोस्ट पे बैठे हैं अगर तो। फिर है डायगोनल। डायगोनल मतलब मान लो ये ए है, ये बी है, इसका सबऑर्डिनेट सी है, इसका सबऑर्डिनेट डी है, ठीक है। ए अगर डी से बात कर रहा है तो वो डायगोनल हो गया, तिरछे। और ग्रेप वाइन का मतलब सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अंगूर की बेल होती है ना, सब एक दूसरे से जुड़े हुए ऐसे 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 करके, तो सब जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है। फिर कम्युनिकेशन की आपकी एक साइकिल होती है जिसमें आपके 7 मेजर एलिमेंट्स हैं। पहला है आपका सेंडर, दूसरा है आपका मैसेज, तीसरा है एनकोडिंग, चौथा है कम्युनिकेशन चैनल, पांचवा है आपका रिसीवर, 6th है आपका डिकोडिंग और 7th है आपका फीडबैक। इसके अलावा एक 8th कंपोनेंट भी होता है जिसे हम कहते हैं नॉइज, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सेंडर। सेंडर कौन होता है, जो यहाँ पर मैसेज बनाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे देख लेते हैं कि टीचर है, टीचर क्या कर रही है, टीचर को पढ़ाना है, तो टीचर यहाँ पर सेंडर हो गई। कम्युनिकेशन करना है, यहाँ पर टीचर स्टार्ट करेंगी, तो टीचर यहाँ पर सेंडर है। उन्होंने एक मैसेज यानी कि कंटेंट क्रिएट किया, कंटेंट क्या किया, क्रिएट किया, एक मैसेज बनाया, ठीक है। मैसेज मतलब कंटेंट देखा कि क्या पढ़ाना है, और उसको उन्होंने सही तरीके से फिर क्या किया है, एनकोडिंग की है, मतलब किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, टीचिंग मेथड क्या यूज़ करूँगी, किस तरीके से करूँगी, टीचिंग पॉइंट्स पूरे बनाए। जब हम जो भी हमें संदेश भेजना है उसको अगर हम प्रॉपर लैंग्वेज में लिखते हैं उसको हम कहते हैं एनकोडिंग, ठीक है। तो यहाँ करी हमने उसकी मान लो टीचिंग पॉइंट्स बनाए इस कंटेंट के, तो ये क्या हो गई, एनकोडिंग, कि बच्चों को फाइनली क्या बताना है, क्या क्वेश्चन आंसर लिखवाना है, क्या बताना है। फिर कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ किया। कम्युनिकेशन चैनल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप मेल कर रहे हो तो वो ईमेल इंटरनेट से जा रहा है, या फिर आप लिख के भेज रहे हो तो पत्र आप भेज रहे हो। अब यहाँ पे क्लासरूम में क्या है, हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो चैनल क्या है, मैं यहाँ पे वर्बली बता रही हूँ। फिर इसके बाद रिसीवर कौन हो गए, यहाँ स्टूडेंट, स्टूडेंट के पास पहुँचा, ठीक है। स्टूडेंट ने इसको क्या किया, स्टूडेंट जब कोई भी मैसेज को जब हम पे पढ़ के समझ रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, उसकी डी कोडिंग, ठीक है। तो अब जो टीचर की तरफ से आ रहा है कंटेंट, टीचिंग पॉइंट, बच्चे जब उसे समझ रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जब हो रही है, बच्चे उसको समझ रहे हैं, तो वो क्या हो गई, डी कोडिंग, ठीक है। और डी कोडिंग के बाद यहाँ पर मिलेगा फिर फीडबैक। फीडबैक क्या, समझ में आया है तो हाँ बोलेंगे, नहीं समझ में आया तो अपने डाउट्स करेंगे। तो ये जो फीडबैक जो है वापस सेंटर के पास जाता है, यहीं से कम्युनिकेशन चैनल पूरा होता है। ये फीडबैक सेंटर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये फीडबैक जो सेंटर के पास गया तो ये कम्युनिकेशन चैनल कंप्लीट हुआ।
और फीडबैक से ही सेंटर को पता चलता है कि जिस तरीके से मैंने इस चीज़ को भेजा था, जैसे मैसेज को मैंने इनकोड किया था, वैसे ही अर्थों में बच्चे ने समझा है। ठीक है, अगर उस अर्थ में नहीं समझा है तो इसका मतलब यहाँ कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है। और नॉइज जो है आपका, नॉइज होता है अगर इस पूरे चैनल में कहीं भी कोई व्यवधान पड़ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कहीं भी कोई बैरियर हो जिसकी वजह से मैसेज ना पहुंच रहा हो, तो वो नॉइज होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे करिकुलम, पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम जो है आपका, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? क्यूरर वर्ड से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? दौड़ का मैदान। तो बेसिकली जो शिक्षा का पथ है उस पर बच्चा दौड़ रहा है, करिकुलम क्या है उसको कंप्लीट करते हुए ही वो अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पर करिकुलम के अगर हम ये जो टीचिंग प्रोसेस है इसके अगर हम पोल्स देखें तो एक तरफ टीचर है, एक तरफ स्टूडेंट है, एक तरफ करिकुलम या कंटेंट जिसे आप बोलते हो वो है। ठीक है, अब आपके जो पाठ्यक्रम है वे सब क्या है? उनमें सारी क्रियाएं सम्मिलित होती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना है, करिकुलम में और सिलेबस में अंतर होता है। ठीक है, करिकुलम क्या है आपका? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में क्या आएंगी? करिकुलर और को करिकुलर दोनों एक्टिविटीज आएंगी। जो क्लासरूम में पढ़ाई हो रही है वो भी, क्लासरूम के बाहर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कॉम्पिटिशंस जो भी हो रहे हैं वो सब भी उसमें इंक्लूड होते हैं। करिकुलर प्लस को करिकुलर, वो पाठ्यक्रम है, बहुत ज्यादा विस्तृत है। सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ करिकुलर, सिर्फ क्लासरूम में जो पढ़ाया जाना है एजुकेशन लेवल पर, मतलब शिक्षा, मतलब जो आप सिलेबस कवर करवा रहे हो, बेसिकली क्लासरूम में बैठाकर जो कवर करवा रहे हो वो सिलेबस हो गया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या ये आप कह सकते हो कि सिलेबस करिकुलम का हिस्सा है। पाठ्यचर्या क्या है? पाठ्यक्रम का हिस्सा है। ठीक है, अब पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या क्या होने चाहिए? छोटे छोटे मैंने लिखे हैं, मैंने मतलब यहाँ पर ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट यहाँ कवर कर लिए जहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों के अनुकूल होने चाहिए। भाई आपने एजुकेशन के हमेशा क्या करते हो? एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो, क्या बच्चे के अंदर लर्निंग लाना चाहते हो, तो पाठ्यक्रम उन्हीं उद्देश्यों को पूर्ण करेगा। ठीक है, बाल केंद्रिता का सिद्धांत, आजकल हम हर चीज में कहते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड होना ही चाहिए। हर चीज जो है बच्चे को ध्यान में रखकर करनी है, बच्चे का मेंटल लेवल, बच्चे को क्या एक्टिविटीज मिलनी चाहिए, वो सब चीजें। क्रियाशीलता का सिद्धांत, एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड आपको करनी चाहिए। ठीक है, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, इस पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है कि रियल लाइफ से बच्चे जोड़ पाएं चीजों को। ठीक है, ये नहीं कि क्लासरूम तक ही सीमित रह जाए, आप बस पढ़ाए जा रहे हैं। तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसे बच्चे अपने जीवन से जोड़ पाए। सह संबंध का सिद्धांत, चीजों को आप जोड़ कर पढ़ाइए, कनेक्ट करके पढ़ाइए, इंडिविजुअली अलग नहीं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस सबको इंटीग्रेट करके पता होना चाहिए बच्चे को किन में क्या रिलेशन है। उपयोगिता का सिद्धांत, करिकुलम उपयोगी होना चाहिए बच्चे के लिए। निरंतरता का सिद्धांत, यहाँ पर कंटिन्यूटी में रखना चाहिए, यानी कि बच्चे का जो प्रीवियस वो है ना आपका नॉलेज, उसको आधार बनाकर आप नई चीजें आप सिखाइए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम ब्रेक नहीं होना चाहिए कि बच्चा जो है जोड़ ही ना पाए उसने पहले से जो नॉलेज गेन कर रखी है उससे। फिर है लचीलेपन का सिद्धांत, करिकुलम लचीला भी होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि फिक्स चीजें आपको यही पढ़ानी, आपको करिकुलम ऐसा डिजाइन करना चाहिए कि वो अलग अलग जो एरियाज हैं उनके अकॉर्डिंग चेंज भी किए जा सकते हैं। एक ही करिकुलम को गांव में पढ़ाओगे, शहर में पढ़ाओगे तो एग्जाम्पल्स डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ की एक्टिविटीज डिफरेंट हो जाएंगी। गांव में एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, शहरों में उद्योग ज्यादा होते हैं, वहाँ पर चीजें डिफर कर जाती हैं। करिकुलम आपको इकोनॉमी अगर पढ़ानी है तो दोनों तरफ पढ़ानी है, लेकिन आपको फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है आपका पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम के प्रकार देख लेते हैं। तो एक आपका हो जाएगा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। ठीक है, इसे हम पाठ्य पुस्तक केंद्रित या टेक्स्ट बुक सेंटर्ड भी कहते हैं। विषय केंद्रित मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान दिया जाता है, सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस दिया जाता है। टेक्स्ट बुक्स में जो चीजें लिखी गई हैं उसी को ध्यान में रखकर आपको करिकुलम डिजाइन करना है कि आप टेक्स्ट बुक के अराउंड ही उस चीजों को पढ़ाएंगे। फिर है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, यहाँ पर आपकी आती है मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डल्टन पद्धतियाँ, जहाँ पर बच्चों के अकॉर्डिंग चीज़ें की जाती है। ये नहीं कहा जाता कि बच्चे को 1 साल के अंदर एक्टिविटीज तो बताई जाती है कि आपको ये करना है, लेकिन बच्चे को अपने पेस पे काम करने दिया जाता है। ये नहीं कि तुम्हें अभी ये इतने चैप्टर कवर कर ही लेने हैं, इतना कर लें, बच्चे को अब छोड़ दो, अब वो अपने आप गतिविधियां करते हुए सीखता रहेगा और जोर नहीं डालना है कि इतने ही टाइम में करना है। अगर कोई धीरे धीरे कर रहा है तो धीरे धीरे कंप्लीट करे, कोई बहुत तेजी से कंप्लीट कर रहा है, जल्दी जल्दी अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहा है तो जल्दी जल्दी करे। ठीक है, लेकिन बच्चे के ऊपर आप छोड़ दो उस चीज़ों को। फिर है कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम, परियोजना विधि, जैसे टास्क सेंटर्ड कहते हैं। टास्क सेंटर, यहाँ पर टास्क सेंटर में होता है। परियोजना विधि के बारे में मैंने आपको प्रोजेक्ट मेथड बताया ही है। देखिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम बच्चे के सामने दी जाती है जो कि सोशल कॉज की भी होनी चाहिए, बच्चा उसके ऊपर काम करता है और उसमें ही उस दौरान बहुत सारी चीज़ें सीखता है। अनुभव केंद्रित, एक्सपीरियंस सेंटर्ड। ठीक है, एक्सपीरियंस सेंटर्ड ये प्रैग्मेटिज्म पे आधारित है। ठीक
ठीक है, ये प्रैग्मेटिज्म पे आधारित है, प्रयोजनवाद पे। और इनका मानना ये था कि किताबों से ज़्यादा बच्चे रियल में एक्सपीरियंस करके सीख पाते हैं, तो हमें बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम अनुभव तैयार करने चाहिए। बच्चे को रियल में चीज़ें एक्सपीरियंस करवाओ, जितने ज़्यादा एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी उतना ज़्यादा बच्चा सीख पाएगा। बच्चे को एक्सपीरियंस से ज़्यादा याद रहेगा, किताब में पढ़ी हुई डेफिनेशन याद नहीं रहेगी। फिर है एकीकृत पाठ्यक्रम, जहां पर विभिन्न विषयों के ज्ञान को अलग अलग खंडों में ना प्रस्तुत करके सभी विषयों को मिलाकर ज्ञान की एक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अलग अलग आपको डिवाइड नहीं किया भाई ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, एक यूनिट की तरह पढ़ा रहे हैं, उसमें सारी चीजें जो है इंटीग्रेट कर दी जा रही हैं। मूल पाठ्यक्रम, कोर करिकुलम। मूल पाठ्यक्रम क्या है आपका? कोर करिकुलम। कोर करिकुलम जो है आपका, ये आपका सीबीएसई लेकर आई थी। इसमें कुछ विषय जो होते हैं आपके ऐच्छिक होते हैं यानी ऑप्शनल होते हैं, कुछ विषय जो होते हैं आपके कंपलसरी होते हैं। जैसे क्लास 12 लेवल पे अगर आप देखोगे आपने साइंस स्ट्रीम ली है तो आपका इंग्लिश कंपलसरी है अगर इंग्लिश मीडियम है तो। इसके अलावा अगर आपने वहाँ पर पीसीएम ली है तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंपलसरी। एनईपी से पहले की बात कर रही हूँ, एनईपी के बाद तो बहुत सारे वहाँ पर चॉइसेस आ गए और उसके बाद एक ऑप्शनल आप सब्जेक्ट और ले सकते हो। तो कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं, आपको वैसे तो चॉइस दी गई, आप स्ट्रीम चूज कर लो, पीसीएम या पीसीबी में से चूज कर लो। इंग्लिश तो आपके पास कंपलसरी रहेगा, इसके अलावा एक और अनदर सब्जेक्ट चूज कर लो। तो कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी, कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर चॉइस बेस मिलते हैं। तो ये होता है आपका कोर करिकुलम। फिर आगे आपका, अब देखो मॉडल के ऊपर ना आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था पिछली बार भी, तो इसलिए एक बार देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एक ग्रास रूट लेवल को ही ज़्यादा देखो, पर फिर भी मैं एक बार डिफाइन कर देती हूँ। जमीनी स्तर का मॉडल या ग्रास रूट लेवल मॉडल जो होता है, नाम से ही पता चल रहा है हम जमीनी स्तर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसमें कौन इंपॉर्टेंट है? टीचर्स या अदर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, ये आपकी क्या है? बॉटम अप अप्रोच है। ये इस बात पर ज़्यादा फोकस करती है कि भाई बच्चों को क्या सीखना है, वो उनकी नीड्स क्या है, वो जो उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड है वो ज़्यादा अच्छे से बता पाए। कम्युनिटी या फिर जो टीचर्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि हमारे यहाँ के बच्चे इस तरह के हैं, इनको ये चीज़ सीखनी चाहिए। तो वही करिकुलम अगर डिज़ाइन करें तो वो हो जाएगा ग्रास रूट लेवल करिकुलम। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल ऑफ करिकुलम। डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल ऑफ करिकुलम में क्या होता है? यहाँ पर देखिए टॉप डाउन अप्रोच पर ये बेस्ड है, जहाँ पर एक्सपर्ट्स डेवलप कर रहे हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है क्लासरूम्स में। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो अगर किसी ने एक करिकुलम डिज़ाइन किया था और उसके बाद उसको देखा कि उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, उसको सभी जगह इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल ऑफ करिकुलम। फिर देखिए नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल ऑफ करिकुलम। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल ऑफ करिकुलम ये आपका बताता है कि ये एक ऐसी कोलैबोरेटिव अप्रोच है जहां पर करिकुलम डिजाइन में ना कॉम्बिनेशन आपका लिया जाएगा। एक्सपर्ट्स भी होंगे, टीचर्स भी होंगे, अदर स्टेक होल्डर्स जो हैं कम्युनिटी वगैरह, वो सब भी इन्वॉल्व कर ली जाएगी और तब जाकर एक करिकुलम बनाया जाएगा। ऐसी सिस्टम एनालिसिस की अगर हम बात करें तो करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस इज अ साइक्लिकल प्रोसेस। सिस्टम में क्या होता है? सिस्टम में क्या होता है, पहले आप चीजें करके देखते हो, अगर वो सही से रन कर रही है तो वो सिस्टम परफेक्ट है, अगर नहीं तो आप क्या करते हो? चेंजेस लाते हो। तो यहाँ पर भी इसे साइक्लिकल प्रोसेस कहा गया है, जहाँ पर बच्चों की नीड्स, ऑब्जेक्टिव्स और डिजाइनिंग, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, कैसे करिकुलम इंप्लीमेंट होगा, इन सारे तत्वों को ध्यान में रखकर ये चेक किया जाता है कि ये कितने प्रभावशाली हैं और फिर इनमें सुधार लाना है या नहीं लाना। सिस्टम को आप क्या करोगे? सुधारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन सारी चीज़ों को फिर से फोकस करना पड़ेगा। तो सिस्टम एनालिसिस हो गया। अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन, हु टेक्स डिसीजन इन द ग्रास रूट मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ये सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के। कम्युनिटी, स्टूडेंट, स्कूल इंस्पेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या टीचर्स, तो टीचर सही आंसर है। फिर देखेंगे सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच चाइल्ड एक्वायर्स अ कल्चरल कंटेंट। सामाजिकरण क्या है? जहाँ से हम समाज के नियम, कायदे, संस्कृति, अपनी जो है आसपास की जो है लैंग्वेज वगैरह सब कुछ सीखते हैं, तो वो क्या है? समाजीकरण है। समाज के नियम कायदों को सीखेंगे, समाज में कैसे व्यवहार करना है, ये सारी चीजें सीखेंगे। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह के मानदंडों के अनुरूप होना सीखता है। हमारे लिए ग्रुप ने जो आपके स्टैंडर्ड सेट किए हैं उनको हम सीखते हैं, वही आपका समाजीकरण है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एक सोशली मैच्योर पर्सन की? अगर एक बच्चा सोशली मैच्योर है, ठीक है, उसे सामाजिक रूप से कैसे व्यवहार करना है उसे पता है, तो वो किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा? ग्रुप कंपैटिबिलिटी, समूह के साथ एडजस्ट हो जाएगा। फिर है काइंडनेस और सिंपैथी, दया और सहानुभूति। इमोशनल एडजस्टेबिलिटी, भावनात्मक रूप से जो है समायोजन दिखाएगा। शिष्टता एवं नम्रता, ठीक है, कैसा व्यवहार दिखाएगा? कर्टिसी एंड पोलाइटनेस, रिस्पेक्ट होगी बड़ों के लिए, बच्चों के लिए जो है प्यार होगा। निर्भरता होगी कि अब जब आप सामाजिक रूप से जो है ग्रुप में काम करते हो तो ऑब्वियसली एक दूसरे के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों के लिए डिपेंड होते हो, तो डिपेंडेबिलिटी होती है, यानी आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, आपके ऊपर निर्भर किया जा सकता है अगर आप एक अच्छे सामाजिक रूप से मैच्योर पर्सन हो। आत्मविश्वास होता है, सहयोग की भावना होती है, नेतृत्व की क्षमता होती है और प्रसन्नता, खुश रहते हैं ऐसे लोग।
फिर देखिए सोशल एजेंसीज, सोशल एजेंसीज पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सामाजिक अभिकरण, जो चीजें बच्चे के अंदर समाजीकरण लेकर आती है, इस प्रोसेस को लेकर आती है, उन्हें हम सामाजिक अभिकरण कहते हैं, सोशल एजेंसीज कहते हैं। अब सोशल एजेंसीज को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। पहला है प्राइमरी एजेंसीज, दूसरा है सेकेंडरी एजेंसीज। प्राइमरी एजेंसीज मतलब प्राथमिक अभिकरण, जो बच्चे को अपनी लाइफ में स्टार्टिंग में मिलते हैं, पहले मिलते हैं, वो है प्राइमरी एजेंसीज। जैसे कि फैमिली, सबसे पहले जो है कौन मिलता है, फैमिली, परिवार मिलता है। परिवार ही जो है ना, यहाँ से बच्चे का समाजीकरण शुरू होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए सोशलाइजेशन स्टार्ट कब होता है बच्चे का या किसके द्वारा होता है, तो फैमिली से स्टार्ट होता है। और सेकेंडरी एजेंसीज वो होती हैं जो फिर लेटर ऑन लाइफ में बच्चे को मिलती जाती हैं, जैसे कि फ्रेंड्स, नेबर, स्कूल, ये सब क्या हो गए, ये सब सेकेंडरी एजेंसीज हो गई। एक और तरीके से जब हम इसका विभाजन करते हैं तो वो है इनफॉर्मल एजेंसीज एंड फॉर्मल एजेंसीज। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक अभिकरण, अनौपचारिक मतलब जिनके साथ आप नॉर्मली बात करते हुए या फिर ऐसे ही आप व्यवहार करते हुए चीज़ें सीख जाते हो, जैसे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, नेबर हो गए। यहाँ पर आपके लिए कोई स्ट्रिक्टली चीज़ें नहीं बनाई गई कि आपको ये ऐसे ही परफॉर्म करना है या ऐसे ही बैठना है, ऐसे ही व्यवहार करना है और आपके अंदर ये चेंजेस लेकर आने, कोई चीज़ ऐसी बनाई नहीं गई है। ठीक है, तो ये क्या है, अनौपचारिक रूप से जब चीज़ें चल रही हैं तो वो आपके इनफॉर्मल एजेंसीज हो गए, फ्रेंड्स, नेबर्स एंड फैमिली एक्सेट्रा। अगर फॉर्मल एजेंसीज की बात करें तो यहाँ पर निश्चित तरीके से आप लोगों के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं, जहाँ पर बिठाकर आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। तो ये होते हैं आपकी फॉर्मल एजेंसी, जैसे कि स्कूल्स हो गए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो गए। यहाँ कुछ मानदंड है जिनके अनुसार आपको व्यवहार करना होगा और आपको सिखाया जाता है कि आपको इसके अकॉर्डिंग कैसे व्यवहार करना है। तो ये आपके क्या हो गए, फॉर्मल एजेंसीज हो गए। क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जिसके समाज को उच्च स्तर तक उठाने में योगदान देता है, लोगों को संरक्षित और प्रसारित करता है, कुछ जैविक प्रबंध है, अच्छे को बुरे से अलग करता है। तो देखिए विद्यालय या स्कूल जो है ना, वो एक ऐसी सोशल एजेंसी है जो समाज को उच्च स्तर तक उठाने में योगदान देता है। ठीक है, फिर है फर्स्ट सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन फॉर अ चाइल्ड इज फैमिली, स्कूल, टेम्पल, प्लेग्राउंड, तो फैमिली होगा। तो ये हमने आपके रिमेनिंग टॉपिक्स किए। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो आप थोड़ा बहुत जब सभी चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लासरूम का एनवायरनमेंट हमेशा डेमोक्रेटिक होना चाहिए, टीचिंग भी डेमोक्रेटिक ही सबसे अच्छी होती है। ज़्यादातर जो है चाइल्ड सेंटर्ड जहाँ पर चीज़ें आएंगी वही आपका बेस्ट ऑप्शन होता है। टीचर का जो रोल है वो एक फैसिलिटेटर के लिए तरह ज़्यादा है। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट को ज़्यादा फोकस किया जाता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को भी ध्यान में रखिएगा। तो ये सारे कुछ की पॉइंट्स हैं जिन्हें हमने आज डिस्कस किया एंड आई होप आपका इन्हीं में से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो सकें आपसे। ये मेरा एक प्रयास था उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक भी अगर अच्छे से तैयारी नहीं की है तो वो किस तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन को सॉल्व करने में हेल्प ले सकते हैं उसके लिए, एंड आई होप आपके लिए यूजफुल रही होंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।